अस्सलाम वालेकुम अम्मार, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? I'm good अल्हम्दुलिल्लाह। I'm really happy today यार, क्योंकि बड़ा एक लाइक माइंडेड लोग मेरे पास आते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं चीदा चीदा, हुँ, जिनमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार बड़ी अच्छी बात होने वाली है। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका अपनी तरफ से कराऊँ पहले अम्मार सिद्दीकी का, कि ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं दोनों, और ये वाहिद उन कंटेंट क्रिएटर्स में से पाकिस्तान में शायद जिसकी वीडियोस मैंने फैमिली के साथ बैठ के ना बाकायदा, मतलब पीछे ला ला के 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के, यार ये बात सुनो, ये बात बड़ी अच्छी, बात बड़ी अच्छी है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली के ओरिएंटेशन के लिए जो बातें मैं नहीं समझा पा रहा वो इसके चैनल से समझा सकता हूँ। जो मनी वैल्यूज़ पे नहीं बताना चाह रहा, मेरी वाइफ़ को मैंने कन्विंस किया इस बात पे, क्योंकि उसके ज़हन में भी ये था कि अपना घर होना चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा देखो ये सुनो कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उसने बाद में माइंड चेंजिंग वीडियो थी, उसने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, हुँ, ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, तो ये वो कंटेंट क्रिएटर है जो कि वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, फाइनेंशियल फ्रीडम पे हम बहुत बात करते हैं। मैंने यासिर भाई से बात की है, मिर्चा वाला ब्रदर से बात की है, और भी लोग मेरे पास आए हैं और हमने बड़ी प्रैक्टिकलिटीज़ पे बात की है। तो ये एक एक्सटेंशन है उन एपिसोड्स का। तो आई होप आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं चाहूँगा अमार से पहले अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि बंदा अपने बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है, ज़्यादा अच्छा इंट्रोड्यूस कर सकता है। मैं शायद जस्टिस नहीं कर पाया, तो अमार प्लीज़। थैंक यू सो मच। वैसे तो पहले जो मुझे आपके बारे में बोलना था ना, वो आपने मेरे बारे में बोल दिया। तो पहले बारी आपने ले ली, ये गलती है पहली तो। अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में ऐसे, पाकिस्तान में डेप्थ की ना, पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है, या मुझे लोग ऐसे टकराए नहीं, डेप्थ की बहुत कमी है। मतलब आपको एक ऊपरी सतह पे रह के बात करनी पड़ती है। आप अगर उससे नीचे जाएँगे तो या तो लोग आपसे बोर हो जाएँगे, या वो बोलेंगे यार तुम तो हमें सिखा रहे हो, या फिर और इसके अलावा बोलेगा कि तुम ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया ऐसे चल रही है क्या? हाँ। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनमें से आप हैं, जिनकी बातें सुन के ना मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार क्या मज़ा आ गया। मतलब वो जो एक कनेक्शन फ़ील होता है ना, दैट इज़ व्हाट आई फ़ील व्हेन आई लिसन टू यू। सो हैप्पी टू बी हियर, और बहुत अच्छे बातें होने वाली है आगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐसे कराऊंगा बस। आई एम अम्मार सिद्दीकी, मैं एक ऑथर हूँ। मैंने एक 4 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बुक लिखी है, जो कि पाकिस्तान फोकस्ड है। मतलब 10 पेज की किताब 5 मिनट में आप पढ़ लें। और अगर किसी को पर्सनल फाइनेंस का कुछ नहीं पता, उसको पता ही नहीं है मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे पैसे का, तो उसको एक बिहेवियर स्पेसिफिक रूट मिल जाएगा कि मैंने क्या करना है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। दैट इज फ्री फॉर एवरीवन। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय वेबसाइट ammarsiddiqui.com। उसके अलावा आई एम अ फादर ऑफ 2। दैट इज ऑल द इंट्रोडक्शन आई लाइक टू गिव। सबसे ज्यादा प्राइड मैं उसी चीज में लेता हूँ कि आई एम अ हैप्पी फादर ऑफ 2, अ हैप्पी हस्बैंड, अ हैप्पी सन। सो दैट इज ऑल। बेहतरीन। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की असल डेफिनेशन यही है कि यू कैन लिव योर लाइफ योर ओन वे। ये नहीं है कि कितना पैसा आपके बैंक में पड़ा हुआ है। Exactly. भले 100 रुपए हो, उसमें भी लोग खुश रह सकते हैं। भले वो 100 मिलियन, उसमें भी खुश रह सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बेस लाइन क्या है जिस पे आप रहना चाहते हैं। Yes. तो अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा डेप्थ में अगर हम जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो बेसिकली ज़्यादा कमाने से, ज़्यादा कमाओ और बैंक में ज़्यादा पैसा हो, और आपके पास गाड़ियाँ अच्छी हों और घर अच्छा हो, ये सब दिखना चाहिए। तो वो जो तुमने ऊपरी सतही बातें की, वो सतही बातें करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी में, जिनको हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव एन इशू विद कॉलिंग आउट नेम्स लाइक रजब भट्ट हो गया, लाइक डकी भाई हो गया, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए जो कि लग्जरी दिखा रहे होते हैं, पैसों की रील पेल दिखा रहे होते हैं, और सामने वो बिहेवियर इनकलकेट नहीं कर पाते लोगों के अंदर जो बिहेवियर चाहिए, क्योंकि उनके अंदर खुद वो बिहेवियर्स नहीं है। तो वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रोल मॉडल्स नहीं कर पा रहे, और उन रोल मॉडल्स में क्या कमी है, और कौन से रोल मॉडल्स फॉलो करने चाहिए, किनको तुमने फॉलो किया, और क्या बेसिस होने चाहिए इसकी बेसिस पे? अच्छा ना, मुश्किल सवाल है ये, और थोड़ा चुपता हुआ करना पड़ेगा। थोड़ा चुपता हुआ सवाल है। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि अल्फाजों को ऐसे जो है ना तरतीब दूं कि वो परेशान ना करें लोगों को। लेकिन मेरी एक वीडियो थी, उसका टाइटल था द ईवल रिच ऑफ पाकिस्तान। अगर बाय द वे आप में से किसी ने वो नहीं देखी, तो अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और वीडियो नहीं देखी तो आप अनसब्सक्राइब कर दें। वो वीडियो वाजिब है, मैं बोलता हूँ। हम उसका लिंक कर देंगे यहाँ डिस्क्रिप्शन पे, आप जरूर देखिएगा। तो 4 लेवल्स होते हैं ना, मतलब अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी में बॉर्न हुए हैं तो यू आर इन सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड में द ओनली थिंग यू थिंक अबाउट इज कल के पैसे कहाँ से आएंगे, कल का खाना कहाँ से आएगा। और उस मोड में आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल बंद होता है, क्योंकि आप तो डे टू डे बेसिस पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, सर्वाइवल मोड से अगर आप थोड़ा सा आपके पास पैसा आ जाए और आपको पता हो कि
अगले 6 महीने मेरे जो है वो अच्छे हैं, अगला 1 साल अच्छा है, या आप एक और अच्छा थोड़ा पैसा जो है ना वो बना लेते हो, तो फिर आप वहां से निकल के आ जाते हो, क्या नाम है अपना, क्रिएटिव मोड के अंदर। पैसा आ गया मेरे पास, बेसिक नेसेसिटीज मेरी जो है वो सॉर्टेड है, अब यार मैं और क्या कर सकता हूँ। नवाल कहता है ना कि वो लूप होता है हमारा एक सबका, कि वी आर सिटिंग देन वी थिंक यार हमें ये चाहिए, सही है, फिर हम उस चाहने की जो कोशिश में लग जाते हैं, सही है, ये तीसरा स्टेप हो गया। आप उसमें लग गए, आप उसको चेस कर रहे हैं, जब चेस कर लेते हैं वो आपको मिल जाता है, आप हैप्पी हो जाते हैं, और 2 महीने बाद आप दोबारा बेस लाइन पे आ जाते हैं, फिर वो लूप शुरू हो जाता है आपका दोबारा से। तो उस लूप के अंदर फिर क्या होता है, उस लूप के अंदर आके जब लोगों को अच्छा पैसा मिल जाता है ना, तो वो आ जाते हैं स्टेटस मोड के अंदर, कि मतलब अब मुझे जो शोहरत मिल रही है, मुझे जो इज्जत मिल रही है, मुझे जो मुकाम मिल रहा है, जो लोग मुझे फेम दे रहे हैं, वो मेरे स्टेटस की वजह से ले रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस चीज को ना बड़ा बढ़ावा दिया जाता है। आप देखें आपके सोसाइटी में जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसके राइट्स भी अलग हैं, अनफॉर्चुनेटली। बल्कि अभी मैं पिछले एक पॉडकास्ट में बैठा हुआ था, तो उन्होंने यही बात की कि भाई अगर तुम प्राडो में कहीं जाके रुकते हो और तुम होंडा BRV में कहीं रुकते हो, तो तुम्हें अलग अलग इज्जत मिलती है। तुम अपना जो है वो एंड्रॉइड निकाल के रखते हो या 17 Pro Max निकाल के रखते हो, तो एक लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखते हैं, और ये किसी हद तक सच है ना, आप भी इस बात को समझते हैं। तो पाकिस्तान में हम उस स्टेटस मोड से ना आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि इतना डोपामीन है उसके अंदर कि वो आपको बढ़ने नहीं देता। मुझे लगता है पर्सनली इससे निकलने का जो एक ही तरीका है ना, वो है तज़किया। मतलब आप अपने ऊपर काम करें, और अगरचे तो आपकी तरबियत ठीक हुई है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में जो लोग, जो 5-6 भी आपने नाम लिए, उनसे कहीं ज्यादा दौलत वाले लोग मौजूद होंगे, बहुत, बिल्कुल, हम उनको जानते भी नहीं है, बिल्कुल, और वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन के लिए सोसाइटी की, कि ना उनको फेम चाहिए, ना उनको कोई जो है ना वो उनको ये चाहिए कि लोग जब जाएं तो यार तुम तो वो हो, तुम्हें तो मैंने वहां देखा था। तो वो लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उनको जानते ही नहीं है, एंड फॉर्चुनेटली उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम उनको जाने। सही बात है। तो वो जो तज़किया और तरबिया होती है ना, बल्कि नवाल बोलता है कि वो बोलता है ना कि द बेस्ट थिंग यू कैन बी इज रिच एंड नॉट फेमस। सही है, मतलब फेमस के अपने रिपरकशंस, उसके अपने रिपरकशंस हैं, और हमारे यहाँ वाला फेमस तो अलग फेमस है ना, वो एक शशका है, वो बिल्कुल थर्ड ही अलग तरीके का है, तो वो फेमस भी अलग है। तो मुझे लगता है अगर आपने अपने ऊपर काम किया है, जो आपका सवाल था मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, कि यार जो मैं हूँ अपनी चीजों की वजह से हूँ, भाई वो तो अल्लाह ताला ने दिया है ना आपको, जो आपको माल देना होता है वो अल्टीमेटली अल्लाह ताला देता है, सही है, वो बस आपके पास आता है क्योंकि वो कमाना होता है, फिर आपने उसको अच्छे से खर्च करना होता है। खैर, तो मैं जो हूँ ना बेसिकली वो मैं कुल जो मेरी पर्सनैलिटी है ना वो ही सब कुछ है, मेरी थिंकिंग और सब कुछ। ये पैसा आज मेरे पास है, कल को नहीं होगा, तो फिर लोग मुझे किस नाम से जानेंगे, वो डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है अगर आपकी तरबिया घर में अच्छी नहीं हुई, या आपकी तज़किया नहीं हुई, आपने अपने ऊपर काम नहीं करा, तो आप ना उस स्टेटस मोड से आप निकल ही नहीं पाते। फिर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ज्यादा फॉलोअर्स, अब तो ये भी मामला है ना सोशल मीडिया, अब तो ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा सब्सक्राइबर्स, फिर आप उसमें फंस के रह जाते हैं। उससे निकलने का तरीका एक ही है कि आप तन्हाई में अपने साथ बैठे हैं, अपने आप से सवाल करें, भाई मैं किस चीज को चेस कर रहा हूँ। सही बात है, सही है, स्टेप बैक करना जरूरी है। बस आपने अपने आप से सवाल करना होगा, और आपने देखना होगा कि असल में ना आपको जिन लोगों की इज्जत और मोहब्बत चाहिए होती है ना, वो गिनती के 5-6 लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, आपके माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, खलस, बिल्कुल। बस जिस इंसान को इनकी मोहब्बत और इनकी इज्जत कुछ नहीं दे पाई, वो जमाने से कुछ कभी ले ही नहीं पाएगा। और जिसको इनकी इज्जत और मोहब्बत ने इतना दे दिया कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको ये सारे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा अगर हम फॉर एग्जांपल काफी लोगों ने हमारे यहाँ रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई है, सही है, वो भले इफेक्टिव बुक है या नहीं है, लेकिन उसके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है ना बड़े जबरदस्त लगे थे मुझे जब पहली दफा मैंने पढ़ा था। रिच डैड पुअर डैड मेरी अपनी कहानी है, क्योंकि हमारे अब्बा ने नौकरी की है, तो वो हमेशा नौकरी को ही तवज्जो देते थे। ज़ाहिर अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसके बाद जब 9 to 5 से मैं स्विच कर रहा था, 6 महीने मैं उनको बताया नहीं था कि मैं क्या स्विच कर चुका हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से बाहर आ गया था, तो अब रोज़ उनके सामने ऑफिस नहीं जाना था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स था। तो ये वहाँ से भी प्रेशर आ रहा होता है। तुमने तज़किया और जो तरबियत की बात की ना, कि अगर फॉर एग्जांपल घर में ही एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, और आपके फादर भी एक सर्वाइवल मोड में रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों के अंदर कोई चीज़ ऐसी डेवलप हो, और वहाँ से फिर डिविएट करना बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब सोसाइटी से डिविएट कर रहे हैं आप। फिर आपके अब्बा के दोस्त
आपका माहौल, आपका नेबरहुड, आपके चचा ताया फूफा मामा, सबसे पहले तो ये पिल पड़ते हैं आप पे कि यार ये कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो तुम क्या सोचते हो इस बारे में? फहद भाई, मुझे लगता है सोसाइटी तो छोड़ें आप, जिस बच्चे का बाप जो है वो अगर उसको उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा, सही है, या उसके कुछ ख्यालात ऐसे हैं जो सही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है उस लड़के के लिए उन चीज़ों को चेंज करना। उसको पता है अंदर से कैसा फील होता है, उसको फील होता है मैं अपने बाप को धोखा दे रहा हूँ, उसको फील होता है कि मतलब वो ये तस्लीम ही नहीं करना चाहता कि मेरे फादर शायद गलत थे। ये वाला प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आप से सवाल कर पाते हैं। चले अगर आप कर भी लें अपने आप से सवाल, तो फिर ऊपर आपने अपने वालिद से भी सवाल करना होगा ना, या जब आपने अपने आप से सवाल किया और वो जो सोच आ रही है या वो जो थिंकिंग आ रही है वो ड्राइव हो रही है, जैसे आपने भी कहा आपके पेरेंट्स से, उनको कौन सवाल करेगा? सही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सवाल करना तो आप छोड़ दें फिर वो, और पेरेंट्स को अल्लाह माफ करे सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे उस्ताद एक बात कहते थे कि अगर एक शख्स बहुत बुरा है, सही है, तो क्या वो शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली अच्छा हस्बैंड बन जाएगा? सही बात। या अगर उस बुरे शख्स के, और बुरे की डेफिनेशन आप जैसे समझना चाहें समझ लें, लेकिन मेरा मतलब बुरे से वो है कि करप्ट सोल आपकी करप्ट है, आप यू आर अ जालिम ना, आप बहुत एक जालिम पर्सन है। तो अगरचे तो उसके 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो क्या वो ऑटोमेटिकली अच्छा बाप बन जाएगा? नहीं, काम तो उसको अपने ऊपर करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। लेकिन उसके बच्चों के लिए तो वो बाप ही है, मतलब उसके बच्चों के लिए तो वो एक रोल मॉडल है ना, सुपर हीरोज होते हैं ना हम अपने बच्चों के, एटलीस्ट अप टिल एज 10-13 तो बिल्कुल, जब तक मेरे बेटे तो भाई मुझे समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या हूँ। सही बात है। तो प्रॉब्लम फिर ये वाला प्रॉब्लम है कि वो आपको ना वो मेंटल लॉक को तोड़ने नहीं देता कि नहीं यार अब्बू तो ये बोलते थे, और वो ही आपका भी कंटेंट अब मैं देखता हूँ कि वो इन चीजों को ना थोड़ा ब्रेक करवाने की तरफ है कि यार सोच बदलो अपनी, चीजों को सवाल करो, देखो कि सोच कहीं से आ रही है, उसकी जड़ क्या है, मतलब उसकी जड़ रिलीजन है या हमारे कस्टम्स हैं, या उसकी जड़ बस अब्बू को दादा ने बता दी और दादा को परदादा ने बता दी, तो पीछे से कोई उसकी जड़ मिलती नहीं है कोई उसका। बहुत दफा यही है कि वो बेसिकली कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं जिसको नाम दिया जाता है रिलीजियस टीचिंग्स का। एग्जैक्टली। आप बात करना शुरू कर तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा डिस्टोर्ट किया हुआ है लोगों ने रिलीजियस स्टडीज को या इन चीजों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे से बात करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई मेरा बच्चा मेरा उस्ताद है, मुझे ये पता है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद मैं कुछ नया सीखूं बहुत मुश्किल है, जो है उसको कैपिटलाइज करूंगा, लेकिन नया सीखने के लिए आई कैन बी गुड पार्टनर टू माई किड कि वो सीखेगा तो आके बताएगा। एट द एंड ऑफ द डे हमारे वालिदैन हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े इसलिए हो जाते हैं या इररेलेवेंट इसलिए हो जाते हैं कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे होते वक्त के साथ साथ, वो एक जगह आगे स्टेल हो जाते हैं। आप अगर अपग्रेड कर रहे हो तो आपके पास और आपके वालिदैन के पास कम पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे टू टॉक अबाउट एंड टू जेल विद ईच अदर। सेम इज द केस विद योर लाइफ पार्टनर कि अगर आप ग्रो किए जा रहे हो, आपकी बेगम को कुछ नहीं पता क्या चल रहा है दुनिया में, तो आपका फायदा क्या है ग्रो करने का? एग्जैक्टली फहद भाई, इस पे ना मैं बड़ा जबरदस्त एक बहुत अच्छी बात आपने बोली। बहुत कम ऐसा होता है, शायद मैं उन खुशनसीब लोगों में से एक हूँ, और मतलब ये शायद मैं पहली बार बता रहा हूँ कि जब मेरे बेटे हुए ना दोनों पैदा, तो हमने सोचा कि हम उनको होम स्कूल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने चेंज करी अपनी लाइफ के अंदर, जैसे खाना पीना, रात को सोने की टाइमिंग, ये सब कुछ। तो अब घर में वो चीज़ें नहीं फॉलो होती थी, मेरे अम्मी अब्बू मेरे साथ ही रहते थे, लेकिन मेरी अम्मी को हल्के हल्के में बताता रहता, मतलब वो मुझसे सुनती थी चीज़ें, वो मुझे, मैं बड़ा बेटा था और वाहिद बेटा था तो वो उतना प्यार भी करती थी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं ऐसे शायद, और मेरी अम्मी मेरे वालिद उनमें से एक हैं कि जब मैं उनको हल्के हल्के बताता रहा, मम्मा ऐसे नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें उसमें रिलीजियस भी थी कि आप कुछ एक प्रैक्टिस कर रहे हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं, बस वो आप कर रहे हो खामखाई के अंदर। मेरे ऊपर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह का करम, कि मेरी अम्मी ने मुझे बात बोली, बेटा तुम सही हो, मतलब बहुत बार उन्होंने मुझे बोला यार अम्मार तुम सही बात बोलते हो, तुम सही करते थे, और उन्होंने अपने वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर लिया। इस एज में भी, मतलब 65 प्लस है मेरी अम्मी, ठीक है, इस एज में भी वो अप टू डेट हैं उन सारी चीज़ों से जो एज आ फैमिली मैं और मेरी जो वाइफ है वो फॉलो करते हैं। तो हमें उनके साथ मैनेज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग, क्योंकि यार अम्मी तो मानेंगी नहीं, बिल्कुल ऐसे, या अब्बू तो मानेंगी नहीं। मैं उनमें से एक हूँ कि जिसके ऊपर अल्लाह का एक करम हुआ कि मेरे अम्मी अब्बू ने उन चीज़ों को समझा, एंड देन दे वर लाइक
हाँ बेटा यू कैन डू दिस, तुम करो, तुम बेहतर करते हो, तुम हमसे बेहतर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। और देखो हमारे यहाँ जो मर्दाना इनसिक्योरिटी है ना, जो मर्दाना कमजोरी, एसाबी कमजोरी मैं बोलूँगा, मेंटल कमजोरी, फिजिकल तो बकवास ज़्यादा है उस पर बहुत मंजन भेजे गए। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आपको घर से वो सेल्फ स्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। एग्जैक्टली। आपके अब्बा ने और आपके अम्मा ने ही आपको इस काबिल नहीं छोड़ा, तो आप घर के बाहर जाके कैसे अपनी इज्जत डेवलप कैसे फेस करेंगे, और आप दुनिया से लड़ोगे, फिर लड़ोगे, हाँ। क्योंकि आपको घर में नहीं मिला वो। बिल्कुल। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये है कि अगर आपकी उसी सिचुएशन में शादी हो गई और आप बाप भी बन गए, तो फिर तो आप डबल जलील होंगे। वही था ना ये जो आपने बात बोली ना कि आपके मम्मा पापा ने आपको वो चीज नहीं दी, तो हमारे उस्ताद सलमान आसिफ सिद्दीकी, मैं उनको बार बार कोट करता हूँ, ही इज द पर्सन, आरडीसी वाले ना, यस, ही इज द पर्सन हु हैज चेंज्ड मी, who has put a lot of efforts in whatever I am today। मतलब एक ऐसा इंसान जिसके सामने मैं जाते हुए डरता हूँ, वो शख्स है, क्योंकि मैं उसकी इतनी इज्जत करता हूँ कि मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाता कि मैं उनके सामने जाऊं, कि कहीं वो मुझे कुछ ऐसा ना बोल दें कि मुझे जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए, वरना मुझे किसी की परेशानी नहीं होती। खैर एनीवेज, उनकी एक बात थी कि आप अपने बच्चे को जितना बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं, गोल्डन वर्ड्स, मतलब माशरे में उतने बड़े इंसान को जितनी इज्जत मिलती है, आप उतनी इज्जत अपने बेटे को या बेटी को देना शुरू कर दें, सही बात है, इंशाअल्लाह ताला वो उतना बड़ा इंसान बन जाएगा। ये सच बात है, सही कह रहे हो। क्योंकि वो जो अंदर से जो होती है ना कि मैं हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं काफी हूं, वही आपको आगे जाके फटती है, और फिर पर्सनल एजेंसी सब एवरीथिंग इज जो है ना वो उसका वो है। और दूसरी बात जो आपने की थी कि आप अपनी वाइफ को ही नहीं बताते, आप उसको अपडेट नहीं रखते, तो ये तो भाई 100% है। जैसे मैंने घरवाली वीडियो एक ना मेरी वायरल हो गई एक क्लिप, तो उस पर ज़्यादातर ख़वातीन के कमेंट्स ये थे कि आप तो फाइनेंशियली स्मार्ट हैं, लेकिन आप मर जाएंगे खुदा ना खासा तो आपकी बीवी बच्चे तो रोड पे आ गए। तो मैं हैरान होता हूँ कि अगर से तो मैं यहाँ पे बैठ के कोई बात बोल रहा हूँ, कोई इंसान किसी पॉडकास्ट में बैठ के या किसी जगह पे उसको बुलाया जाता है और वो एक नॉलेज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है, और उस इंसान ने वो नॉलेज अभी तक अपने बीवी बच्चों को दी नहीं है, तो उसको फौरन उस सीट से उड़ जाना चाहिए। जो बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ वो यहाँ पे मेरी बीवी भी बैठ के कर सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा नॉलेज शेयरिंग मैं उसके साथ करता हूँ। अगर आपके लेवल पे ही नहीं है वो बंदी, आपने उसको उसके साथ चले ही नहीं, तो फिर शरीके हयात कहाँ रहेगा वो आपका, वो शरीके कमरा अगर आपने उसको बना के रखा हुआ है। मतलब मेरे फाइनेंसेस ऐसे हैं कि आज मैं चला गया इस दुनिया से तो मेरी बीवी को पता है उसे क्या करना है, और एक एज पे मेरे बच्चों को भी आगे पता होगा कि उनको क्या करना है। सही बात। मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ चीजें, और मेरी बीवी को और मेरे बच्चों को ही नहीं पता, तो ये तो बेवकूफी और हाइपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ सही बात है। एंड डेथ इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। यस, देखा जाए तो हर चीज में अगर आपने इसको इक्वेशन में रखा हुआ है तो आप हमेशा हर एक चीज के लिए तैयार हो। तो आप सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं करोगे, आप कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, लेगेसी कैसे होगी आपकी। एग्जैक्टली, लेगेसी तो यही बनाएंगे ना, जो पीछे आपके बेगम बच्चे हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें आपने जो बोली ना, बड़ा मैं उनसे कनेक्ट करा। और ये मेरे ख्याल में हमारे माशरे में ना फहद भाई इसलिए होता है कि शायद हम लोग मर्द ज्यादा डिस्कस नहीं करते अपनी बीवी से फाइनेंस, और वो उसके पीछे अब अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। वो शायद हम इसलिए नहीं करते कि हम उन पे इतना ट्रस्ट नहीं करते। अब ट्रस्ट नहीं करते तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो पहले ट्रस्ट बनाओ। सही बात है। अगर तुम ट्रस्ट पे ही नहीं आए अभी तक, तो फाइनेंस शेयर करना तो दूर की बात है। तो भाई पहले आप एक पेज पे आए, एक ट्रस्ट पर आए, फिर आप फाइनेंस शेयर करेंगे ना उससे। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ना, ये फाइनेंशियल जो भी आपका बैकग्राउंड है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पूरा मैक्रो ना आप माइक्रो से अगर रिलेट करें, कि आप अगर कहते हैं ना कि मैक्रो कॉज़म है और एक माइक्रोकॉज़म है, तो आपका घर और हाउस होल्ड है। जैसा आपका हाउस होल्ड होगा उसी हाउस होल्ड को आप मल्टीप्लाई करेंगे, वही सोसाइटी बनेगी और वही आपका कंट्री बनेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा घर से निकल रहा है जिसके अम्मा और बेगम में नहीं बनती है, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, उसके अब्बा उसको अपने डिसीजन लेने नहीं देते क्योंकि उसका घर उसके अब्बा चला रहे हैं, जबकि सारे फाइनेंसेस में 90% और 100% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन कोई इनविजिबल बाउंड्री है जिसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि हाँ तो ऐसे ही होता है। सही है। फिर उसके बाद वो सारा काम कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी उसकी तरफ देख रही है, वो अपने अब्बा अम्मा की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे उसकी इज्जत उसकी बेगम नहीं कर रही है, यहाँ पे उसके अम्मा अब्बा उसकी इज्जत करने नहीं देना चाह रहे हैं।
ये बेचारा भले 1 लाख कमाए, भले 10 लाख कमाए, 1 करोड़ कमाए, इसकी 2 कौड़ी की इज्जत हो रही है। अब ये जाके ऑफिस में भी इन्हीं चक्करों में फंस के, जब आप एक घर जाते हो सुकून के लिए, आपको वो सुकून घर में नहीं मिल रहा, चिक-चिक है हर वक्त की, आप वही चिक-चिक लेके ऑफिस में चले जाते हो, तो कुछ भी कर लो, आप वो काम जिस लिए कर रहे हो वहीं सुकून नहीं है, तो आप कभी परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत दफा लोग फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं या काम पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अप्रेजल में फंस जाते हैं, फिर यहाँ भी बिचेंगे वहां भी बिचेंगे, तो ये आदमी बिच बन जाता है बीच में। सही है। तो मेरा ख्याल है, मैं अक्सर जो बात करता हूँ लोगों से बोलता हूँ कि थोड़ा पहचाने इस चीज को, थोड़ा अपने घरों के अंदर से स्टार्ट करें कि हमने अपने बेटों को कितना इनेबल किया है, हम अपनी बेटियों से किस तरह बात करते हैं। वो जब हमसे सवाल करते हैं तो क्या हम ओपन फॉर क्वेश्चंस हैं, हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। तो ये काफी लोग मेरे खिलाफ है कि आप पेरेंटिंग के खिलाफ है। मैंने कहा खुदा के बंदो, मैं खुद पेरेंट हूँ, मेरा 13 साल का लड़का है, वो आप समझता है हर चीज को, वो देखता है मेरा कंटेंट, वो चीजें, जबकि काफी सेक्स लाइफ के बारे में कुछ चीजें हैं तो उसने खुल के मुझसे बात की है कि पापा आपने ये बात की थी, ये क्या है, क्या है, बिकॉज आई एम डूइंग इट कॉन्शियसली। यस, मुझे पता है कि आगे जाके वो भी मेरे सामने खड़ा होकर सवाल कर सकता है, तो आई एम मेकिंग हिम रेडी फॉर दैट। मसला थोड़ी, क्योंकि मुझे मसला हुआ था अपने अब्बा से बात करने में, जब मैं फंसा था। हमारी जनरेशन के तो मसले ही हैं, बिल्कुल 80-90% हमारी जनरेशन के, हमने तो दोस्तों से चीजें सीखी। अच्छा, अब मसला ये है कि अब वाली जो जनरेशन है उसके पास तो भाई मामलात खराब है उसके बड़े, आप नहीं बताओगे ना तो कोई और गलत बता देगा, कोई और नहीं तो फिर कोई और ही गलत बता देगा। टेक्नोलॉजी है, उसको बताने के लिए जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप रिलेशनशिप ही नहीं बना पाए, ये जो पेरेंटिंग की बात करते हैं ना लोग, इतने लोग ये जो पेरेंटिंग की बात, मुझसे भी बहुत सवाल होते हैं ना, क्योंकि मेरे भी बच्चे बहुत अलग तरीके से बड़े हो रहे हैं, बहुत अलग तरीके से बड़े हो रहे हैं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं बोलता हूँ यार तुम पेरेंटिंग की बात करते हो, तुम्हारा ताल्लुक है बच्चों से, सही बात, मतलब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बैठ के एंजॉय करते हैं या जब तुम कमरे में आते हो तो डर के भाग जाते हैं, ये तो बताओ जरा पहले मुझे। तुम समझते हो कि डर का नाम पेरेंटिंग है? ताल्लुक के बगैर, मतलब ताल्लुक का मतलब वो जो समझ रहे हैं ना कि वो बैठा हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ मस्तियां कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है कि बाबा मेरे साथ बैठे हैं, अच्छी लग रही है उसको वो कंपनी, उसके बगैर अगर आपको लगता है तरबिया या आप पेरेंटिंग कर सकते हो, आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। सही बात है। और आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप बेवकूफ बना रहे हो। और आपके घर पे होने से सिर्फ ये है कि अब्बा बाहर कब जाएंगे यार, अब्बा बाहर कब जाएंगे, डर जो होता है बस। तो जाकिर खान कहता है ना कि हमने तो एक ही सीखी है, ये औरत जो खाना देती है और ये वो मर्द जिसे डरते रहना है। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये बहुत, मैं आपको ना एक बताता हूँ एक बचपन का, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं था 6th क्लास में और डिबेट कंपटीशन हुआ स्कूल के अंदर, तो अब्बू ने बोला, अच्छा मेरे अब्बू ना प्रोफेशनल डिबेटर रह चुके हैं, मतलब अच्छा उर्दू उनकी बड़ी अच्छी है, उनकी शायरी बड़ी अच्छी है और वो डिबेट करते थे और जीतते थे। तो अब्बू वाज लाइक के अम्मार ने भी अब पार्टिसिपेट करना है। सही है, हमने कभी जिंदगी में सवाल नहीं किया किसी से, बच्चे से खड़े होके। मैंने बोला बाबा मुझसे तो नहीं होगा। बाबा ने बोला बेटा तुम ले लो, हो जाएगा। खैर मैंने ले लिया, मैंने डिबेट की अपनी तैयारी करता रहा। जब प्रेजेंट करने की बारी आई ना, मतलब पहले आप छोटे से उसमें प्रेजेंट करते हो बजाय इसके कि आप बड़े एरिना में जाओ, तो मैं वहां बड़ा घबराया, मुझसे नहीं बोला गया। आज मैं बैठा हुआ यहाँ पे बोल रहा हूँ इतनी आसानी से, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं वो याद कर रहा हूँ, वो जो ट्रिगर था ना मेरा, मैं जो अगर याद करूँ तो मैं घर आया बड़ा परेशान। मैंने बोला बाबा मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बोला फहद भाई कंधे पे हाथ रख के, बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इस एज की याद रह जाती है ना, वरना मेमोरीज आपकी चली जाती हैं। बहुत अच्छी कोई मेमोरी हो या कोई बहुत बुरी हो तो याद रहती है। तो मेरे बाबा ने बोला बेटा तुझसे कैसे नहीं होगा, तुझसे ही होगा, तेरे अंदर वो जरसुमा मौजूद है जो तेरे बाप में था। सही है, ये तू ही कर सकता है। यार ऐसा लगा मुझे फहद भाई के कोई करंट ऐसा दौड़ गया मेरे अंदर के कोई अलग कोई पावर आ गई। उसके बाद आई वेंट ऑन स्टेज एंड आई एज्ड इट। मतलब हमारी जो करारदाद थी, और करारदाद भी मुझे याद है, पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल पाकिस्तान के अंदर है या बाहर। तो एक कायदे हस्ब इख्तिलाफ होता है, एक उसके अंदर जो है ना फेवर में होता है, और हम जीत गए थे वो। तो मुझे वो याद है कि मेरे अब्बू के अल्फाज जो थे ना, वो इतना वो रखते थे मेरे लिए कि नहीं अब तो मैं ही कर सकता हूँ ये। यार हमारे यहाँ वो चीज कहाँ होती है। बाप ही अपने बेटों और बेटियों को वो बोल रहे होते हैं कि तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाए। आप सोचिए ये छोटे अल्फाज नहीं होते, जादू होता है ये। सही बात है, जो माँ बाप के अल्फाज जादू से कम नहीं है। और ये जनरेशनल ट्रॉमा भी होता है बेसिकली, किसी की पेरेंटिंग भी ऐसे हुई है ना, बहुत कम ऐसा होता है कि वो चेन ब्रेक करके चीज़ों को चेंज करे। वो हमारे साथ ऐसा होता, हम भी ऐसा करेंगे। आपने जो बात की कि जिस घर में ये हो रहा है कि वो अपनी उसकी बीवी जो है वो उसकी तरफ देख रही है, वो अपने अम्मा अब्बा की तरफ देख रहा है। अब क्या होता है ना, ये चेन वो खुद भी ब्रेक नहीं कर पाता। जब उसका बेटा बड़ा होता है वो अपना सारा जो होता है ना वो उस पर निकालता है,
हाँ, उसकी बीवी आती है, वो बेचारी, वो ये चेन ब्रेकर्स ही नहीं है हमारे पास। और अगर ब्रेक करता भी है तो वहां पे मसले शुरू होते हैं, क्योंकि ये होता है यार इस तरह तो होता ही नहीं है। इस तरह तो असल में ये जो सेंटेंस है ना, ये मैंने ये मॉर्गन हाउसल की बुक है सेम एज एवर। तो वो कह रहा है कि एक दफ़ा मैंने एक दोस्त को देखा कि उसको कोई छक्का लगा था या लॉटरी लगी थी या कोई बोनस लगा था, तो मैंने देखा कि वो नई पोर्शे लेकर आया हुआ। अच्छा। और नाइट क्लब में हम लोग ऐसी रात को मिलते थे, तो उसने आगे गाड़ी लगाई, तो मैंने कहा यार तूने ये गाड़ी ले ली, तेरे पास अभी पैसे आए, तूने गाड़ी ले ली। बोलता दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू विद मनी, राइट? एग्जैक्टली। तो ऐसे तो होना चाहिए ना। तो हमारे जहनों में हर जगह आप किसी काम पे जाते हैं, यार यहाँ ऐसे होता है, ज्यादा भाषणगिरी की जरूरत नहीं है, चेंजेस ऐसे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल लीडर आपको लेकर आया कि यार इन लोगों को ना, मुझे अच्छी तरह याद है, एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था मैं तो वहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अगर अपने से ज़्यादा उम्र के बंदे को फायर करना हो क्या करोगे? तो मैंने कहा अगर वो मेरा सबऑर्डिनेट है तो मैं उसको ट्रेनिंग का टाइम दूंगा, थोड़ा सा उसको ग्रूम करने की कोशिश करूँगा। बोला ठीक है, दे दिया। उसके बाद 6 महीने बाद तुमने उसको पिप पे डाल दिया, पैप पे डाल दिया, जो भी है। तो मैंने कहा फिर मैं उससे बैठ के बात करूँगा। बोला नहीं, फिर आपके लिए वो दरवाज़ा है, आप इस इंटरव्यू के लिए फिर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन कोई आधे पौन घंटे बाद सवाल किया था उसने, जब एक रेपो बन गई थी उससे। अच्छा। तो उसने मुझे बताया, मैं आपको बताता हूँ रीज़न। यहाँ पे काफ़ी ऐसे बाबे हैं जिनको बेसिकली हम फारिग नहीं कर पा रहे हैं फॉर एनी रीज़न, ठीक है? उनके लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है, कुछ होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन हमें पता है कि दे हैव बीन पुटिंग हिंड्रेंसेस इन द डेवलपमेंट। यस। और जो भी नए लोग आते हैं ना, तुमने देखा होगा अक्सर, मैंने तो खैर 4-5 कंपनीज में काम किया है, जब भी आप कहीं जाएंगे ना, लोग बोलेंगे अबे कहाँ आ गए यार, तुम तो इतने पढ़े लिखे आदमी हो, यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप कब से हैं? 20 साल से हैं। तो आप क्यों हैं? आपकी ये वो जाहिल अवाम होती है, मैं बड़ा अच्छा वर्ड आ रहा था मेरे को, बोल नहीं सकता कैमरे पे, कि वो आपको उखाड़ते हैं। तो उनको समझ में आ गया था कि ऐसे लोग हैं। सही। क्योंकि ये वो लोग होते हैं कि यहाँ तो ऐसे नहीं होता भाई, यहाँ तो ऐसे नहीं चलता, और इसको ना वो भी कहते हैं तुम्हें क्या पता। हाँ, तुम्हें क्या पता। हाँ, इसी तरह मैं एक सेल्स की नौकरी पे गया था जहाँ पे मैं केमिकल बेचता था, मैं फूड से आया था। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो था बोला आप कहाँ से आए? तो मैंने कहा मैं यहाँ से आया हूँ। जब भी तो आपको फंडामेंटल्स का पता नहीं है, बेसिक्स का पता नहीं है, मार्केट ऐसे काम नहीं करती, ऐसे नहीं करती। तो मैंने कहा मेरा जो हमारी कंपनी है 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, ठीक है, और आप शायद 20 साल से। तो उस कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मुझे हायर किया, तो कुछ समझ के हायर किया होगा ना। वो फ्रेश ब्लड, यंग ब्लड, जो डिफरेंट आँख से देख सके, क्योंकि एक्सपर्ट का मसला ही सारा ये है कि एक्सपर्ट लिमिटेड हो जाता है, मायोपिक हो जाता है, क्योंकि अपने उस डोमेन के अंदर है। जब आप दूसरी दुनिया से लेके जाते हैं ना वहां पे, तो आप उस नजर से देख रहे होते हैं कि यार मेरी इंडस्ट्री में ये होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? सामने वाले को पता, अच्छा ऐसा होता है यार, अभी करते हैं, लेकिन तुम्हें मसला हो रहा है क्योंकि तुम्हारा कंफर्ट जोन डिस्टर्ब हो रहा है। अब यार चलता हुआ आ रहा है यार, 2 रोटी मिल जाती है, और भाई अगर 5 मिल सकती है तो क्या मसला है? थोड़ा सा कदम ही तो आगे निकालना है। नहीं यार ऐसा नहीं, फिर उसको बोलते हैं तुम तो शुक्राना नहीं कर रहे, तुम शुक्राना नहीं कर रहे हो। तो इस बारे में क्या ख्याल है? हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, हमारा कंफर्ट जोन, ठीक है, और ऐसे ही तो होता है, इसको ब्रेक करने के लिए व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले तो अगर आपको अपना पोटेंशियल ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, और वो फिर मैं दोबारा रूट जाऊंगा, लेकिन वो बात 10 बार हो चुकी है, तो फिर ना आपको पता ही नहीं होगा कि वैसे भी हो सकता है। हाँ, सही है। और अगर से तो आप ऐसी जगह पे आ गए, जैसे आपकी मिसाल ले लूं मैं, अगर आप नहीं सर्वाइव कर पाए ना 9 to 5 पे, क्यों नहीं कर पाए? बिल्कुल। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो नहीं कर पाते, वो निकल लगती है काफी चीजें कि यार ये तो कॉमन सेंस है यार ये, लेकिन कॉर्पोरेट में दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड फैमिली में दिस इज हाउ इट वर्क्स। सही है। तो आपको फिर एक अलग यूनिट, या तो आप कोशिश करते हैं उसको फिक्स करने की, नहीं हो पाता तो आपके ऊपर ये, मैं तो समझता हूँ फर्ज है कि आप एक अलग यूनिट जनरेट करें। और अगर आप बात करें अपने फाइनेंस वाली साइड की, तो फिर आपको शायद रिजाइन देके एक कड़वा घूंट पी के और अपना कुछ करना पड़े। इसके अलावा जो है ना, बल्कि अब तो अपना कुछ, इट इज नेवर बीन ईजियर टू मेक मनी। मतलब अब जो टाइम्स चल रहे हैं ना, आपके पास आइडिया है, वो जो गैप था ना कि मेरे पास आइडिया है लेकिन मैं प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा, वो तो कोड वाइबिंग ने खत्म कर दिया। मतलब वाइब कोडिंग ने वो खत्म कर दिया गैप। ऐसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाए एक, भाई मैं इस चीज के लिए जाना चाहता हूँ, आप जो है वो वहां से अपने मामला शुरू करें। दुनिया को अगर आप सुधारने बैठ गए तो आप खुद भी नहीं कुछ कर पाएंगी। मैंने तो यही सीखा है, क्योंकि दुनिया आपका इंतजार कर रही है कि एग्जांपल फॉलो करने का इंतजार कर रही है दुनिया। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा करें कि लोग बोले हाँ यार ये भी किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, मैं भगवान के आसरे बैठा हूँ, भगवान मेरे आसरे बैठा है, तो कुछ करेगा तो कुछ करूंगा ना। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मसला है। तो मुझे कंफर्ट जोन का लगता है कि यार
वो बड़ा अच्छा कोटेशन था, जुनैद अकरम ने एक दफ़ा अपने पीछे लिखा था, उसके स्टूडियो में था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वहाँ से मैंने इसको अप्लाई करना शुरू किया था, बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। तो जहाँ पे आपके अनकंफर्टेबल होना शुरू होता है ना, आप वर्कआउट्स में भी देखो, फॉर एग्जांपल कितने लोग अगर वर्कआउट्स कर रहे होते हैं, यार ये वर्कआउट में मजा आता है, ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो जहाँ करना है दैट इज व्हाट यू वांट, बट दिस इज व्हाट यू नीड। हमारा नीड और वांट का भी बहुत मसला है, ऐसा ही है ना। और इसी वजह से मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर अबाउट हु यू बिकम देन अबाउट व्हाट यू हैव और व्हाट यू गेट। बहुत ज्यादा सच्चाई है। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मोर अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ, नॉट टू डू लिस्ट। यस, सही है। मतलब अगर तो तुमने चेस करना है ना, तो चेस तो खत्म नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि वो कब्र की मिट्टी जब तुम्हारे मुंह में जाएगी ना, तो ही वो खत्म होगा चेस। तो चेस तो छोड़ दो। लेकिन बेसिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना एक बहुत बड़ी टर्म है। मतलब हमारे यहाँ तो उसका वजूद ही नहीं अभी लोग जो है ना वो तसव्वुर कर पाते, क्योंकि एक बार जब आप पैसा कमाने की लत में लग जाओ तो फिर लग ही जाओ ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी हर बंदे के पास होनी चाहिए कि वो समझ सके कि यार मेरी जो चाह अंदर से आ रही है वो मैं अभी अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। पहली चीज ये। और दूसरी ये कि ये चीज मुझे चाहिए ही या नहीं चाहिए, या बस मैं इसको ऐसी, वो क्या नाम है, उनका नाम भूल गया, डेव रैमसे का कोट है, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड फ्रॉम मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट केयर अबाउट। ये गैरी से काफी सुना है मैंने। हाँ, तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ना वो सारा गेम यही है कि यार कभी कभी हमें होता है कि हम अच्छा दिखने के लिए, अच्छा अपने आप को जो है ना पेश करने के लिए या अच्छा फील करने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसे खर्चे कर जाते हैं जो हमें नहीं करने होते। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया हुआ है ना, आपने अपने बिहेवियर्स को समझा हुआ, यार ये मेरी जो ख्वाहिश हो रही है ना, ये खामाखाई में हो रही है, जो आप बात बोल रहे हैं ना, तो आप जब उस जर्नी पे जाते हो ना तो आप समझ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी कभी कभी ना मेरे साथ भी होता है, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या फेसबुक कर रहा हूँ, आ गया एक ऐड टी शर्ट का। अब दिमाग में जैसे वो टी शर्ट देखी ना तो दिमाग में पता क्या आता है, यार मैं पहनूंगा ना तो मेरे ऊपर कैसी लगेगी। सही है। और मैं बहुत टी शर्ट्स खरीदी है मैंने अपने टाइम पे। मतलब अब मैं पता क्या करता हूँ, ऐड टू कार्ट करा और बोलता हूँ कि यार 2 दिन बाद खरीदूंगा। सही है, ये मेरी ट्रिक है। क्योंकि भाई आपको बहुत ट्रिक्स ऐसी लगानी पड़ती है जिससे आप जो है ना इन चीजों से बचो। 2 दिन बाद मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, ऐड टू कार्ड किया हुआ था, उसने मुझे 20% का डिस्काउंट कोड भेज दिया कि ऐड टू कार्ड हुआ करते ना। हाँ, ऐड टू कार्ड हुआ। मैंने कहा यार कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये मैं भी करता हूं। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका शौक होता है ना, आप बोलते हो नहीं यार ये मुझे करना है, क्योंकि वो ये होता है कि यार मुझ पे अच्छी लगेगी और मैं अपने आप को कैसा लगूंगा। कुछ ऐसा होता है यार किसी और की वजह से, भाई तू कौन है, तेरी वजह से नहीं कर रहा, मैं अपनी वजह से कर रहा हूँ। ये तो खर्चे आपने करने जो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस या किसी भी लेवल का वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे वो खर्चे आपने अपने ऊपर करने। पैसा अल्टीमेटली पैसे का मतलब यही होता है ना कि यू मेक योर लाइफ बेटर, वेलबींग पे सारे खर्चे इसी चीज के। लेकिन जॉन्सेस के लिए या इन बराबर आलू के लिए खर्चे करना, ये जो है ना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान में इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी मुझे लगता है फहद भाई होनी ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि मेरी सैलरी आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या मैं इसमें से 5-10 हज़ार रुपये बचा सकता हूँ, मेरे पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं है। मैंने अपने बच्चों के लिए, अगर आज मेरा बेटा या बेटी पैदा हुई है और मैंने उसकी 20-25 साल में शादी करनी है, तो अगर मैं 1000, 2000, 3000 रुपये भी कंपाउंड करूं 25-30 साल के लिए, तो मुझे उधार लेने की और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लेवल की भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होना, तो यार आपको बहुत चीज़ों से आप बच जाते हो। पैसा ना आपको बहुत चीज़ों से बचा लेता है, जलालत से भी, परेशानियों से भी। इसी का मकसद है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि वो ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि बदमाशी के पीछे ना पैसा होना चाहिए। बदमाशी जो आदमी अपनी कर सकता है, फॉर खुदा ना खासा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन भाई मेरी बदमाशी मैं अपनी मर्जी से उठूंगा, जिससे चाहे मिलूंगा, जिससे चाहे काम करूंगा, जिससे मेरा मूड मिलेगा, जिससे मेरा पैशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये मेरी मर्जी है। तो ये मर्जी के पीछे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये है इंडिपेंडेंस। और मेरे ख्याल में बदमाशी का वर्ड हम शायद लोग उसको गलत समझ लें, लेकिन कम से कम अपने असूलों पे जिंदगी जीना, ये भी तो यहाँ बदमाशी। सॉरी, बल्कि ये बदमाशी है कि अपने असूलों पे, कि भाई मैं इस चीज को सही समझता हूँ, तो अब मुझे क्योंकि सोसाइटी से वो चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज मेरे पास खुद मौजूद है, ठीक है, तो मैं
अपने तरीके के लोगों से मिलूंगा, मैं अपने ख्यालात पे जिंदगी गुजारूंगा, मेरे बच्चे अपने तरीके से बड़े होंगे, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है भाई। सही बात। उस पैसे के बगैर नहीं हो सकता ये। और सबसे बड़ा एसेट जो आप पैसे से खरीद सकते हैं वो आपका टाइम ही है, और वो इंडिपेंडेंस ही है। मॉर्गन हाउसल ने काफ़ी दफ़ा अपनी बुक में लिखा है कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आई, जहाँ पे मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। मैंने कहा मैं कितना पीस खो रहा हूँ अपने टाइम का ना, PEACE वाला पीस, अमन वाला पीस, और कितना ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो फिर जब वर्थ इट होता है तो ठीक है मैं घुस जाता हूँ, अदरवाइज आई से नो। एबिलिटी टू से नो, एबिलिटी टू से नो, द एबिलिटी टू से नो इज, मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे ने अभी तक, आपने तो महसूस कर ली ना, आप तो माशाल्लाह, जिस बंदे ने ये चीज अभी तक महसूस नहीं करी कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और तुम उसको एसेस कर रहे हो, यार इसमें घुसूं या ना घुसूं, और तुम उसको एसेस करते हो, बोलते हो नहीं यार ये मुझे ये नहीं करना, ये इसका जो चस है ना इतनी गंदी है, मैं आपको बता नहीं सकता। कि आप सोचो कि कोई आपके पास ले आया, यार तुझे इस काम के ना मैं 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए दे दूंगा, ये रील बनानी है तुमने, या ये जो है ना, जैसे मेरे पास ना इतनी ईमेल्स हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वालों की, क्योंकि मेरा फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट है, मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब कोई 20-30 ईमेल्स हैं, वो बोल रहे हैं भाई हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप इसके बारे में ये लफ्ज बोल दें और ये आपको $500, $700, $800, $1000 तक भी आपको मिल जाएगा, बस आपने 30 सेकंड का एक जो है ना वीडियो के बीच में वो डालना है। खड़ा रिप्लाई नहीं करता मैं, नो तो छोड़ो, मैं रिप्लाई नहीं करता। ये वाली जो एबिलिटी है ना, वरना अगर आपको पैसे के लाले पड़े हों और आप कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आए हो कि आपने उससे पैसे बनाने, वो तो फिर छोड़ दो उस लेवल की। अच्छा, इससे मैं बल्कि, क्योंकि हम दोनों इस फील्ड में, एक बंदा जो कंटेंट क्रिएशन में इसलिए आए कि उसने उससे पैसे बनाने, वो तो फायदा नहीं है कोई। और एक बंदा जो पैसे बना लेता है पहले और फिर कंटेंट क्रिएशन में आता है, बहुत, दोनों का कंटेंट बहुत अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि देखो, यू हैव टू पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। हाँ, मेरे पास कुछ है बोलने को, कुछ है बेचने को, कुछ है दिखाने को, एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कुछ है ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट, क्या करोगे तुम? हाँ, और फिर शुरू में तुम चाहते भी हो कि सक्सेस भी मिले। फॉर एग्जाम्पल गंजी स्वैग या कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमजा भट्टी वगैरह, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस था। फॉर एग्जाम्पल गंजी स्वैग, तंजो मिजा, मतलब जो कुछ तो वैल्यू थी ना, मतलब वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे। ताबिश हाशमी, जाहिर है आज देखो कहाँ से कहाँ है, माशाल्लाह, IB का मेरा सीनियर एक साल वो। अच्छा। तो ये लोग, इनके पास कुछ था, फिर उन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर मीडिया पे आए, अब अपने अपने काम लेके बैठे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो पहले ये सोचो कि मैं ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ किसी की लाइफ में जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। यस, तो वो तो लेकर आओ पहले। एक बहुत जबरदस्त बात मैं आपको बताता हूँ, उससे कनेक्ट करेंगे आपके। मेरा एक फॉलोअर है ना, बहुत छोटा बच्चा है, 18-20 साल का, मतलब क्रेजी, ही इज अ बिग फैन ऑफ इरफान जुनेजो, मतलब मुझसे ही बड़ा फैन है। मैं समझता हूँ मैं सबसे बड़ा इरफान का फैन हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अगर एक पर्सनल ब्रांड है ना जो कि ट्रस्ट अथॉरिटी की बेसिस पे बना है, वो जुनेजो है। सही है, वाकई अमेजिंग गाय, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी माइल्स अपार्ट। वो बात करता है, आपको पता लगता है बात कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली उसको कोई ऐसे पॉडकास्टर नहीं मिल पाते, आप बुलाएं उसको जो उससे उसके अंदर का वो निकलवाएं, क्योंकि उसके पास है बोलने को बहुत। तो उसने मुझसे पूछा कि यार अम्मार भाई, मैंने ना इरफान जुनेजो की तरह कंटेंट बनाना है, मैंने ना इरफान जुनेजो बनना है। मैंने उसको साफ बोल दिया, मेरा तुम इरफान जुनेजो नहीं बन सकते। तो वो डिसर्ट हो गया, वो लाइक अम्मार भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, वैसे तो आपकी मोटिवेशन के मिसालें नहीं खत्म होती। मैंने बोला देखो यार, ट्रेन गलत पकड़ लो। हाँ, मैंने बोला देखो यार, इरफान जुनेजो जो है ना, इरफान जुनेजो क्यों बना? इरफान जुनेजो की तरह बनने के लिए ना तुम्हें पहली बात है उसकी तरह ना वीडियोस बनानी पड़ेंगी। चलो अगर हम बोलते हैं कि इरफान जुनेजो बनने के लिए मैंने इरफान जुनेजो की तरह वीडियोस बनानी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगर इरफान जुनेजो की तरह वीडियो बनाओगे तो तुम इरफान जुनेजो बन जाओगे। याद है इरफान जुनेजो ने ना वो एक रमजान सीरीज शुरू की थी, वो पाइप लटका के बोला, सबने वो कॉपी करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या कोई इरफान जुनेजो बन पाया? नहीं ना। तो मैं बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि उसकी तरह वीडियोस बनानी पड़ेंगी। चलो तुम बना ले, तो उसकी तरह वीडियोस बनाने के लिए तुम्हें उसकी तरह लिखना पड़ेगा। सही है, जो वो बोलता है उसकी तरह लिखने के लिए तुम उसकी तरह सोचना पड़ेगा। और क्या, बिल्कुल ऐसे। और उसकी तरह सोचने के लिए, अब मैं उस बात पर आ रहा हूं जो आपने इससे पहले बोली थी, तुम्हें उस तरह सोचने के लिए वो जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जो इरफान ने गुजारी है। तो वो तो जिंदगी तुमने नहीं गुजारी, वो जिंदगी तो सिर्फ इरफान ने गुजारी है। उसका जो अपना पर्सनल ब्रांड है वो तो वही है ना। नो वन कैन बी इरफान जुनेजो,
सेम लाइक नो वन कैन बी फहद, नो वन कैन बी अमार सिद्दीकी ना। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकते, तुम बन सकते हो, लेकिन वही क्रिएटर जो तुम्हारे अंदर बचपन से छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ तो तुमने खास किया होगा, या नहीं भी किया तो करने की एबिलिटी तो रखते हो ना, तुम उसको बाहर निकालो और बन जाओ। इसमें 2-3 चीजें हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, वो स्टीफन कवी का है ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से। तो आप सबसे पहले कि एंड तो देखो, उसको रिवर्स इंजीनियर करो कि क्या चीज़ है मेरे पास। दूसरी चीज़, गैरी वी ने हमेशा कहा है, डोंट क्रिएट, डॉक्यूमेंट। जो कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू करो। कितनी फाउंडर लेड ब्रांड्स आजकल ऐसी हैं जिसमें जैसे सेंस एंड स्टोरीज का साद आफरीदी, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और यूएस से भी काफी से लोग हैं। जो ब्लूम का एक ग्रेग साहिल हाँ साहिल ब्लूम, हाँ साहिल वाला, और एक और है ब्लूम एनर्जी ड्रिंक वाला। अच्छा। उसको एक ग्रेग ले नाम है, उसको भी मैं आजकल थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ। वो भी, इन सबकी पर्सनल ब्रांड्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मीटिंग में बैठे हुए डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ निकल आई। हमारे यहाँ एक और अच्छा बंदा है, अभी यमी गमी के नाम से एक है, मैं उसको फॉलो कर रहा था, फैजान, उससे मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो उसको भी मैं देख रहा हूँ, वो बस गाड़ी में बैठे हुए कंटेंट बना रहा है, अपना पर्सनल कंटेंट बना रहा है और अपने प्रोडक्ट्स उसको रिलेट कर रहा है। सही। तो ही इज़ नॉट क्रिएटिंग, ही इज़ डॉक्यूमेंटिंग। यस। तो आपके पास कोई चीज़ है, वैल्यू है, आप उसको बेचने के जरिए से अपनी पर्सनल ब्रांड भी डॉक्यूमेंट कर रहे हो। यस। और जहाँ तक तुमने थॉट प्रोसेस की बात की, इनपुट जितना बेहतर होगा, आउटपुट उतना ही ज़बरदस्त होगा। इरफान जुनेजो बुक्स की बात करता है। इरफान जुनेजो ने एक दफ़ा बुक बताई थी, मैं इतना कोई कॉन्स्टेंटली फॉलो नहीं करता उसको, लेकिन एक दफ़ा मेरे सामने से वीडियो गुजरी जिसमें वो सेटअप कर रहा था। उसने बुक उठाई, उसकी ओवर सब्सक्राइब बुक है, ओवर सब्सक्राइब, नाम मैं भूल गया उस बंदे का, की पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस भी लिखी है, 2-3 बुक्स लिखी हैं उसने। तो उसने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस तरह सोचता हूँ, रीड दिस बुक। तो मैंने कहा दादा ये तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने वही अपनी ऑर्डर की, और मेरा एक दोस्त यूएस से आ रहा था, मैंने उससे मंगवाई। और मैंने, क्योंकि मुझे बुक्स का ये होता है कि अगर अच्छी बुक है ना तो मैं महंगी वाली लूंगा, अच्छी वाली लूंगा, ताकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी लगे और मैं पढ़ूँ भी उसको। मॉर्गन हाउस की सारी बुक्स ऐसी पकड़ी है, वरना तो आपको मिल जाएंगी प्रिंटेड, नहीं मजा नहीं आता उसमें, फायदा क्या है। तो मैंने वो पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि यार अगर मैं भी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूं कि देखो जब मैं बात करता हूं ना, आई डोंट प्लान थिंग्स, आई हैव एन इनपुट दैट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट्स, वो कहीं ना कहीं निकल आता है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि बेटा ये इनपुट अपना भारी रखो, ये होगा ना कहीं से ऑटोमेटिकली आपके मुंह से, आपके हाथों से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे वो इनपुट कौन रखे, वो जो मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम जब कहते हो कि अपनी वीडियो में कि अगर आप यहाँ तक आ गए मेरी वीडियो में तो आप सफल कर गए, तो इसका मतलब है कि आपने पीछे अपनी रिसर्च में भी इतना टाइम लगाना है। बिल्कुल। ये एक आधा मिनट की वीडियोस देख के नहीं होने वाला काम। मैं बोलता हूँ कि शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा ये ऑफेंसिव लगे, लेकिन एक बंदा जो मोबाइल को ऐसा इस्तेमाल करता है और एक ऐसा इस्तेमाल करता है, दोनों बहुत अलग बंदे हैं। आप याद रखें मेरी बात। ऐसे ही है। ये जो है ना, वो जो 2 मिनट का आपको जो डोपामिन हिट मिल रहा है, मतलब आप पर्सनल ब्रांड भी जो है ना, वो इंस्टाग्राम से उस लेवल का नहीं बनता जो यूट्यूब पे बनता है आपका। ऐसे। वो बार बार ट्रस्ट डेवलप करना, बार बार वही बात करना, और फिर वो जिंदगी जीना मुश्किल है, वरना नहीं बन पाएगा। भाई लोग बोलते हैं 3-3, 4-4 घंटे के पॉडकास्ट नहीं देखते लोग, मैं देखता हूँ। अरे भाई मैंने चाहते हैं मेरा होस्ट अच्छा होना चाहिए और गेस्ट अच्छा होना चाहिए, जो मुझे पता है, नवल के चाट जाता हूँ, मसला वो तो पता ही नहीं लगते ना। वो तो आप मतलब बात होनी चाहिए बस। असल में मसला ये है, दिमाग इतना शॉर्ट टर्म उस पे वो हो गया है आजकल के लोगों का, कि बोलते हैं यार अगर थोड़ी देर भी बोरिंग हुआ ना, वो बोरिंग एज इन मतलब वो सतह में नहीं जा रहा ना उनकी, वो डेप्थ में नहीं जा रहा, वो भाई बोलते हैं नहीं। और फिर वो उस तरीके की ना मेंटेलिटी डेवलप कर पाते हैं, ना सिस्टम्स डेवलप कर पाते हैं, और ना लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि यार तुमने अपनी बेस ही नहीं बनाई सही। हर चीज का जो एलिमेंट है ना, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। खत्म हो गई बात। चाहे फिटनेस हो, हाँ, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कयामत हो। हाँ, मतलब यहाँ पे भी आपने 10 ऐसी चीजें छोड़ हो ना तुम, कि जो तुम्हें पसंद है लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है तुम्हें। अनसर्टेन भी है कि पता नहीं मरोगे कब, जन्नत में कब जाओगे, कब मिलेगा, बट डिले है बस। तो इसके बगैर तो कुछ नहीं है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिस बंदे ने मास्टर कर ली, उसने लाइफ मास्टर कर ली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पर्सनल एजेंसी तुम्हारी वेबसाइट पे, मैं उसी से कनेक्ट करूंगा कि हम तो पर्सनल एजेंसी के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एस्टीम, इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये किस तरह लिंक करते हो कि हमारे यहाँ पर्सनल एजेंसी, इसका मतलब ये है कि एजेंसी का मतलब ये है कि आप सेल्फ स्टार्टर हो, इनिशिएटिव लेना जानते हो, क्योंकि कंपनीज में भी उन्हीं को प्रमोशन दी जाती है जो इनिशिएटिव्स लेते हैं। सही है। और लेकिन लोग लगे रहते हैं कि नहीं यार ये ऐसा होगा तो वैसा होगा। तो पर्सनल एजेंसी तुमने सबसे पहला वर्ड है तुम्हारी वेबसाइट पे, जिस पे तुम काम करते हो।
या काम करना चाहते हो लोगों के साथ, तो वो किस तरह काम करते हो तुम? मुझे लगता है कि एक चीज, मतलब बहुत लोग ना मुझसे सवाल करते हैं कि यार आप अपने बच्चों को घर में पढ़ाते हो, होम स्कूलिंग में, तो ये वर्ड ही नहीं यूज करता ना, मैं तो नेचुरल लर्निंग यूज करता हूँ। यार ये कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे? तो बोलता हूँ खुद करेंगे, खुद सीखेंगे। एक चीज जो आप अपने बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हो ना, या हेल्प कर सकते हो उसको मेंटेन रखने में, क्योंकि बच्चों में तो होती है, वो पर्सनल एजेंसी है। ये एक स्किल अगर आपने सीख ली भाई, इट कैन बी, ये सीखी जा सकती है बाय द वे, पर्सनल एजेंसी। तो दुनिया में आप, मैं समझता हूँ, कामयाब है। ये होती है, ये अनलर्न करवाई जाती है स्कूल्स में। हाँ, खत्म हो गई बात। मुझे टीचर के बगैर कुछ नहीं आएगा, मुझे बॉस के बगैर कुछ नहीं कर सकता मैं। तो या कोई पेरेंट्स खत्म कर देते हैं, तुम्हें क्या पता बेटा, तुमसे तो होगा नहीं, कोई बताएगा। फिटनेस में भी ऐसा होता है, ऐसा है, अगर आपको मील प्लान मिल गया तो कोई आपके मुंह में निवाला आके देगा। एग्जैक्टली। या मेरी वीडियोस में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं, हालांकि मैं बड़ी लंबी वीडियोस बनाता हूँ, आपने तो सही से बताया ही नहीं, तो भाई तुम गूगल क्यों नहीं कर लेते, या तुम क्लाउड क्यों नहीं कर लेते? ये वाली जो स्किल है ना, पर्सनल एजेंसी इज बेसिकली एबिलिटी टू फिगर इट आउट। खत्म हो गई बात। मतलब एक प्रॉब्लम है मेरे पास, मुझे पता है ये प्रॉब्लम है, अब मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूं फ्रॉम वेयर एवर आई कैन। ये है पर्सनल एजेंसी। और मुझे लगता है इस एक स्किल से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। मैंने अपनी जिंदगी एक इस स्किल से बदली। लेकिन पर्सनल एजेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है प्राइड। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें नहीं पता, तो फिर तुम जवाब तो ढूंढने नहीं निकल रहे। प्रॉब्लम अवेयर ही नहीं हो तुम, सोल्यूशन अवेयरनेस बाद में आएगी। हाँ, या तुम्हें वो वायरस लगा हुआ है कि मुझे ही सब पता है और मुझे कोई बता नहीं सकता, फिर छोड़ दो। ये दोनों ऑपोजिट एक्सट्रीम्स नहीं होते, फिर मामला नहीं हो सकता। तो पर्सनल एजेंसी को जो मैं जो पर्सनल एजेंसी की बात करता ना, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अपने बच्चों को आप बचाओ यार इस चीज़ से। हर किसी के अंदर नहीं होता कि स्कूल की जो है ना वो 16 साल की जो एजुकेशन है उसको निकाल के और फिर वापस अर्न करके और ये एबिलिटी अपने अंदर भरना कि नहीं यार ये जो मैंने सीखा शायद ये गलत था, मैं दोबारा सीख सकता हूँ। आज ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझे पता ये काम हो सकता है, मैं नहीं कर सकता आज, लेकिन मैं सीख तो सकता हूँ ना, और सीख के मैं कर तो सकता हूँ ना। यही चीज़ होती है जो आपको लाइफ में भी और अपने आपके कैरियर में भी आगे लेके जाती है। और इसमें एक दो पर्सपेक्टिव्स हैं, खासतौर पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो नवली कहता है ना कि डू व्हाट इज वर्क फॉर यू, प्ले फॉर यू बट वर्क फॉर अदर्स। यस। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई कंसल्टेशन लेने आता है, फिटनेस की कोचिंग की बात कर रहा होता है, तो कुछ चीज़ें मैं उनमें देखता हूँ जो कि बड़ी मैसिवली इंस्पायरिंग होती हैं, और मैं बोलता हूँ यार ये कैसे कर लेते हैं। वो मेरे बारे में सोचना यार ये फिटनेस कैसे कर लेते हैं, मैं उनके बारे में फिट कैसा है। हाँ, मैं यार इस एज में इतना सारा काम कर लिया यार, मैं इस एज में तो मक्खियाँ मार रहा था, ये मुझे पता ही नहीं था। 26 साल का लड़का है, डायबिटीज़ हुई हुई है उसको, इतनी बड़ी तोंद लेके बैठा हुआ है, लेकिन हाईली अकम्पलिश्ड, और कहता है यार मैं लेजी बहुत हूँ। मैंने भाई ये आप लेजी नहीं हो, ये आपने अपने आप को चूज किया। ये वो जो पर्सनल एजेंसी है ना, एक एरिया में लग गई, दूसरे एरिया में आप नहीं ला पा रहे, आपने उसको बैंक ही नहीं किया। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं 40 साल में, जब 14 साल 16 साल मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे इंस्पायर हो रहा हूँ इस चीज को लेके। लेजी होते तो मैं शायद बात भी नहीं कर रहा होता तुमसे। बिल्कुल ऐसे ही। और तुम इतने अकम्पलिश भी ना होते कि आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे होते, क्योंकि तुम फंस गए हो कि तुम्हें पता 26 साल में ये काम हो गया, तो 40 साल में पता नहीं मैं कहाँ पहुंचूंगा। वो डैन को ना एक बड़ी जबरदस्त बात बोलता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, और जब आपको बता दिया जाएगा कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए, तो आप अपनी सारी जिंदगी ना उसके पीछे गुजार देंगे। वो एक ट्रक की बत्ती जो हम कहते हैं ना, वो हम अपने आप को गैस ही नहीं कर पाते। यार मेरे अंदर ये क्वालिटी है ये जो मैंने कभी इसको एक्सप्लोर ही नहीं करा, मैंने कभी इसको देखा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट क्रिएशन में आया क्योंकि लोगों ने बोला तुम अच्छा, मतलब लोगों ने मुझे, मैंने ना जो बिल्डिंग इन पब्लिक होती है ना, मैंने भी किया था। जब मैंने पर्सनल फाइनेंस सीखा, मैंने जरा पैसों का समझना शुरू करा, यार कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने ट्विटर पे लिखना शुरू कर दिया अपनी चीज। मतलब कोई कोड वोड नहीं कि यार आज मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ। वो वायरल हो गए भाई, वो ट्विटर पे ब्लॉक था, ट्विटर अकाउंट मेरा ब्लॉक कर गया, 6000-7000 फॉलोवर्स हो गए। तो लोग बोल रहे हैं आप तो यार बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। मेरा ये कंटेंट थोड़ी है, ये तो मेरी सोच है। तो फिर मुझे पता चला यार अम्मार सिद्दीकी तुम तो कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो। फिर वहां से वो यूट्यूब की जर्नी, और 16 वीडियोस में ही 60,000 सब्सक्राइबर्स। हाँ, तो ये वही वाली बात हुई ना कि कंटेंट क्रिएट करने के पीछे क्या है आपके पास। एग्जैक्टली। और आपने फिर अपने आप को गैस किया ना, आपने बोला यार अम्मार तू ये भी कर सकता है। अगर मैं अपने आप को बोलता कि अम्मार तू कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकता, तू तो एक भाई, तेरा तो ये वाला काम है, तेरा तो ये वाला काम है, मतलब तो मैं नहीं करता ना फिर ये। लेकिन एक और नई राह खुल गई मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन की।
और कंटेंट इज नेवर अबाउट इम्प्रेसिंग समवन, इट्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। एग्जैक्टली। तो जब आप इम्प्रेस करने के उसमें लग रहेंगे तो एक नौकरी ही है ये, नौकरी है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज बनानी है कि कोई इम्प्रेस हो जाए। ये आपके कंट्रोल से बाहर है। ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल से। कोई ऐसी वीडियोस होती है जहां मुझे लगता है यार ये अच्छी जाएगी, नहीं चलती, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है ये होता है, ये तो मेरे साथ बहुत होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मेरी जो इविल रिच वाली वीडियो जिसका मैंने बोला, मैं उस पर इतना फखर करता हूँ। मुझे लगता है वो वीडियो ना आपका दिमाग सेट करने के लिए, मतलब एक पाकिस्तानी बंदे का जो दिमाग खराब हुआ है ना, वही जो आप बोले स्टेटस मोड में फंसा हुआ है, घर गाड़ी बंगला मकान और उसके बाद लोगों को इम्प्रेस करना, मुझे लगता है वो वीडियो ना उसको वाइप आउट करने के लिए काफी है। लेकिन वो नहीं, मतलब 60-70,000 व्यूज हैं उसके, जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता था कि वो बहुत आगे तक जाए, वो नहीं हो पाई। होता है कभी कभी भैया, ऐसा क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें चलती हैं भाई। आई एग्री। इसमें अच्छा, मैं ये जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और ये नवल से भी रिलेटेड है, हमने बात की है इसमें, वेल्थ और स्टेटस गेम जो है ना, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी कंटेक्स्ट के हवाले से इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि हम एक्चुअली वेल्थ, क्योंकि मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि यार स्टेटस गेम इज जीरो सम गेम कि यार किसी को हराना है, आपको ऊपर आना है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई मार्केट में लोग आए, अभी मैं कल परसों देख रहा था एक फाउंडर का वो पॉडकास्ट, उसने कहा कि यार मैं जब ये कैटेगरी लेकर आने का सोच रहा था, तो मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन जो था ना मार्केट में, उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल का पूरा पेज लिया, उस पर उसने गया और उसने बिलबोर्ड्स लगाए, सब कुछ किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि जो एजुकेशन मुझे करनी थी वो मेरा कॉम्पिटिटर बिगेस्ट ब्रांड कर रहा है, मुझे उस कैटेगरी में बस आना है, सही, अपना पार्ट प्ले करना है। मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत सोच है। ये है वेल्थ गेम। दिस इज वेल्थ गेम। स्टेटस गेम तो है ही नहीं, वरना तो उसकी हट जाती कि यार शिट ये हो गया। क्योंकि होगा क्या कि जब आप घुस रहे हो किसी मार्केट में 10 रुपए कमाने के लिए और दूसरा प्लेयर ऐसा काम कर रहा है कि उसके पाए नहीं बढ़ा रहा, आपको ऐसा नहीं करना कि किसी के पास 90 आपके पास 10 है तो आपको 15 करना, उसका 75 या 85 करना, नहीं, आपको करना है कि यार उसका भी इतना रहे, मेरा भी इतना रहे, पूरा ओवरऑल मार्केट साइज बढ़े। ये 10 भी बढ़ता रहे, ये 90 भी बढ़ता रहे। दिस इज वेल्थ गेम, पॉजिटिव सम गेम ना, पॉजिटिव सम गेम, विन विन। हाँ, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि हम इतने करप्ट हो चुके हैं, या हम इतना, हमारे अंदर हम खत्म हो चुके हैं कि हम समझते हैं मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो मुझे किसी को नीचे धकेलना जरूरी है। जब तक मैं किसी को नीचे नहीं धकेलूंगा ना, मैं ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज व्हाट यू सी इन कॉर्पोरेट। बिल्कुल सही है, ऐसे। और अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट में ये काम भी करता होगा शायद। मैं तो कॉर्पोरेट नहीं करा, लेकिन आपको अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं होता। अच्छा, आप बोलते हैं, एक तरफ आप बोलते हैं कि मेरा राज़िक जो है ना वो अल्लाह ताला है, मेरा रिस्क उसने लिखा हुआ है, तो फिर आप स्टेटस गेम क्यों खेल रहे हैं? अगर आपको पता है मुझे ये चीज मिलनी है, देन जस्ट डू योर पार्ट ना। और फिर आपको लगता है कि अगर वो ज्यादा पैसे बना रहा है ना तो वो मेरा शेयर ले रहा है। आप ये सोचते ही नहीं हो कि वो मार्केट को इंक्रीज कर रहा है। ये वाली जो सोच है ना, ये डेवलप ही नहीं हुई आपके अंदर। आप बोलते हो कि ये बंदा 20 रुपए बना रहा है, इस 20 अब ये 30 बनाने लग जाता तो ये जो 10 इसने बनाए ना मेरे थे, मुझे उसके 10 काटने। नहीं, तुम बोलो यार मैंने 40 और बनाने। मार्केट, टोटल एड्रेसेबल मार्केट को खराब कर देते हैं, प्राइसिंग खराब कर देते हैं। हाँ, और ये होता है सब जगह। तो ये अनफॉर्चुनेटली इसको वेल्थ गेम और स्टेटस गेम को समझने के लिए ना आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और आपने ये अल्लाह के ऊपर आपको इतना एतबार होना चाहिए कि यार मेरे ज्यादा पैसे बना लेने से या फहद भाई के ज्यादा पैसे बनाने से अम्मार की रिस्क पे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सही बात है। फायदा तो हो सकता है कि और लोग उस चीज को समझें। अच्छा, ये चीज कंटेंट क्रिएशन में भी है ऐसे। ज्यादातर लोगों का कंटेंट दूसरों के कंटेंट पे होता है। मैंने अपने मैंने कोट डाला था कि भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेंट क्रिएटर इन पाकिस्तान। वन हु मेक कंटेंट, अदर्स हु मेक कंटेंट ऑन दोज हु मेक कंटेंट। सही है। तो एक तो वो है कि जिसके पास ख्यालात आ रहे हैं, उसकी अपनी एक जर्नी है, वो कंटेंट बना रहा है। और एक बंदा उसके कंटेंट को देखता है, बोलता है मैं इसमें क्या कीड़ा निकाल सकता हूँ, और वो उसके ऊपर कंटेंट बनाता है। उसकी मार्केट भी है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आपको वाला कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको मजा आता है उसमें, एक जो है ना किक मिलती है। तो ये दोनों कंटेंट क्रिएटर अलग अलग हैं। पहला वाला जो है ना वो अपना पर्सनल ब्रांड बना लेगा, वो पैसे भी बना लेगा, एक टाइम पे वो एक कंपनी भी बना लेगा। और दूसरा वाला कुछ नहीं कर पाएगा, वो रिलाई करता है दूसरे के कंटेंट के ऊपर, क्योंकि वो स्टेटस गेम खेल रहा है ना। हाँ, और अपनी वैल्यू नहीं है ना, उसकी वैल्यू उसकी कोई नहीं, उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है दूसरे की वैल्यू से, क्योंकि वो उसको निगेट करता है, वो स्टेटस गेम खेलता है, उसको नीचे दबाता है कि यार एक बड़े शख्स ने ये बात बोली और उसकी बात को तुमने एक उसमें से चीज पकड़ ली, उसको रगड़ दिया, वो तुम वायरल होगा और तुम समझ रहे हो कि यू आर अ कंटेंट क्रिएटर या यू आर अ वैल्यू क्रिएटर। हमारे एक उस्ताद थे, बहुत जबरदस्त, छोटी सी बात है मैं यहाँ करना चाहूंगा।
उन्होंने अपने किसी उस्ताद के बारे में अपने एक दोस्त को बताया कि यार तुम उनके पास जाना और 1-2 दिन उनके साथ ठहरना, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। वो बंदा गया, 2-3 दिन उनके साथ ठहर के आया और आके क्या बोलता है वो बोलता है यार तुमने उनके पास मुझे ठहरने भेज दिया, वो तो पान खाते हैं। तो उन्होंने बोला यार एक बात बताओ, मैंने उस बंदे के साथ 20 साल गुजार दिए, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या लूं और क्या नहीं लूं, इतनी चीजें, तुम 3 दिन गुजारने के बाद तुम उससे एक सिर्फ ये नेगेटिव चीज लेकर आए। तो कुछ लोग ऐसे ही, अगर आप नेगेटिविटी देखना शुरू कर देंगे, आपका माइंड जो है ना वो आपको नेगेटिविटी ही दिखाएगा और आप स्टेटस गेम में घुस जाएंगे। वेल्थ गेम अगर आपने खेलना है, और जो लोग खेलते हैं यहाँ पे वो पैसा बनाते हैं, दूसरों का भी बनवाते हैं और सही जिंदगी जीते हैं। स्टेटस गेम वाले, एक तो आप अंदर से परेशान भी रहोगे, अंदर से आपकी रूह भी जो है करप्ट होती रहेगी और आप हमेशा ये समझते रहोगे कि मेरे साथ गलत हुआ तो वो इस बंदी की वजह से हुआ और मैंने कुछ करना है तो मैंने इसको प्रेस करके ही ऊपर आना है। स्कूलिंग सिस्टम भी इसी पे है, आपका कॉलेज एक बंदा ही फर्स्ट आ सकता है ना। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा ही फर्स्ट आ सकता है ना, आप बताओ मुझे, दूसरे को सेकंड आना है। कभी आपने सुना है 2 फर्स्ट आ गए? हाँ नहीं, कभी नहीं। और दूसरा मसला सारा है कि एक तो स्कूल में बच्चा बेइज्जत होता है, ऊपर से घर में डबल बेइज्जत होता है। हाँ। फिर वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। हाँ। फिर सिबलिंग्स में भी कंपैरिजन होता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा शिट है। आप देखा जाए तो ऐसा है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो आपने एक इविल क्रिएचर बना दिया उसको। हाँ। अब वो जब बन गया तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। फिर पप्पो की लड़ाइयाँ, क्योंकि आपके भाई बहनों में प्यार ही नहीं था, वो तो कंपटीशन में खेल लेते एक दूसरे के साथ, वो तो भाई अलग अलग जिंदगी जी रहे थे वो। तो ये कंपटीशन भी इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कि हमें बचपन से कभी कभी गलती से माँ बाप सिखा देते हैं या जानबूझ के कि भाई ये मेरा प्यारा बेटा है और ये तो किसी काम का नहीं है, इनसे तो कुछ जिंदगी में हुआ ही नहीं। तो वो फिर बेटा आपको पता है ना क्या बनता है, फिर वो कुछ और ही बनता है। फिर स्कूल रही सही कसर निकाल देते हैं और अगर वहां से बच गए तुम तो जो ऑफिस है ना वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव फ्रीडम, ये तुमने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि पैसे होंगे तो फिर आप क्रिएटिव सोचते हो थोड़ा सा। बिल्कुल। तो क्रिएटिव फ्रीडम और पैसे का कितना लिंक है आपस में? बहुत बड़ा लिंक है। अगरचे तो मेरी जो कंटेंट है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि अगला बंदा जिस लेवल के पैसे देगा मैं उस लेवल का कंटेंट बनाऊंगा, या अगर वो पैसे देगा तो मैं कंटेंट बनाऊंगा। तो फिर आप जितने पैसे जितनी तनख्वाह उतना काम होगा, जितना काम होगा। तो बहुत बहुत बड़ा बहुत गहरा लिंक है। आप वो बात बोल ही नहीं पाते जो आप बोलना चाहते हो या जो आप सही समझते हो। सॉरी, बोलना चाहते हो तो गलत मैंने बोल दिया। जो आप सही समझते हो वो आप नहीं बोलना चाहते क्योंकि आप दबाव में होते हो। तो अगर तो आपके पास पैसा है तो आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, और क्रिएटिव फ्रीडम के अंदर फ्रीडम वाला पार्ट जो है ना वो पैसा लाता है और क्रिएटिव वाला पार्ट जो है ना वो क्रिएटिविटी लाती है। और क्रिएटिविटी आपके अंदर तभी आती है जब आप अपने रोजाना के मसाइल में से निकलते हो। बिजली, पानी, गैस, मोटर इस टाइम चलानी है, इस टाइम बंद करनी है, ये लाइट चली जाएगी, मैंने इस्त्री कर लेनी है पहले। आजकल तो गैस के अराउंड हो रहा है हमारा सारा। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। आप उन चीजों से निकलोगे ना तो ये आपका दिमाग जो है ना वो दूसरी तरीके से सोचना शुरू करता है। और तो वरना फिर आपको बस ये होता है कि कल कैसे गुजर, कल का खाना कहाँ से आएगा या महीने का खाना कहाँ से आएगा। वो इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, रवि, हाँ रवि करके कुछ नाम है, कहता है कल की चिंता नहीं है मेरे को, इतने पैसे हैं मेरे पास, मेरी फटी पड़ी परसों को लेकर। वो मुझे याद आ गया। अच्छा, इसमें बताओ, पैसिव इनकम के पीछे बहुत सारे लोग पागल हैं। कितना सच है पैसिव इनकम में और कितनी पैसिव हो सकती है इनकम? यार कुछ लोग उसको डाउनग्रेड भी बहुत करते हैं, शायद उन्होंने उसका मजा चखा नहीं होता। लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर पैसिव इनकम का बहुत बड़ा काम है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर इतने पैसे हैं कि मुझे पता है कि डिविडेंड से मैं अपना जो है ना किचन रेंट, बच्चों की फीस, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, जितने खर्चे वो चला सकता हूँ। और कल को आप एक जॉब भी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपको पता है कि यार 30,000 50,000 मेरी सैलरी है और 3 महीने का, हर 3 महीने बाद डिविडेंड जो है ना मुझे वो 2 लाख रुपए आ जाता है। तो आप मुझे बताएं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या अपने आप को बेहतर फील नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों और पैसिव इनकम क्यों नहीं जनरेट की जा सकती? पूरी बड़े बड़े लोग पैसिव इनकम पे चलते हैं भाई। अपने जो आपके ना कुछ कोर खर्चे होते हैं, कोर खर्चे सबके होते हैं, बिजली, पानी, गैस, खाना, आपका जो किचन होता है, और आपके स्कूल की फीस, आपका पेट्रोल का खर्चा, ये कोर खर्चा है ना। ये जिंदगी जिसे हम कहते हैं किचन चलाना, ये तो आपका चलता ही ना। हर घर के ये 70-80 हज़ार, कभी 1 लाख, डिपेंड करता है, कुछ लोगों के 10 लाख भी होते हैं। मुझे लगता है कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए सबसे पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि ये वाले जो खर्चे हैं मेरे, जो कोर हैं, वो मैं पैसिव इनकम से कवर कर लूँ।
सही है। अब उसके पीछे आप जो है वो शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स ले लें आप अपने पैसों के जमा करके हल्के हल्के, या आप डिविडेंड स्टॉक्स लेना शुरू कर दें। ये दो चीजें हैं जो मुझे अच्छी समझ में आती हैं, क्योंकि यही आपको कैश देती हैं। सही है। पैसिव इनकम के लिए का मतलब है कि आपके अकाउंट में आके कैश गिर रहा है, आपने कुछ बेचना नहीं है, आपने चीज रख के रखी हुई है। या अगर आप बहुत बड़े टाइकून हैं तो आप प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, लेकिन वही रेंटल यील्ड 4-5% है। डिविडेंड यील्ड आपको पाकिस्तान में 8% से 10% डिपेंडिंग ऑन कि क्या टाइम चल रहा है, कभी कभी तो 22% तक भी मिल जाती है। सही है ना। शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड आपको आराम से 8-9-10% दे देते हैं। आप अपने जो कोर खर्चे हैं वो अगर इन चीजों से सेटल कर लेते हैं तो आपके पास ना जिंदगी में एक तो टाइम बहुत बच जाएगा, आपको जो डर खत्म हो जाएगा कि बॉस की हर बात मैंने सुननी है, वो चीजें जो है ना वो बड़ी कम हो जाती हैं। और वो जब कम हो जाती है ना तो आपके दूसरे एवेन्यूज खुलते हैं। आप अलग दूसरे बिजनेसेस का सोचते हो, आप सोचते हो यार मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ, मैं एक साइड गिग पकड़ लूं, क्योंकि घंटे बच गए ना तुम्हारे पास, डर खत्म हो गया, टाइम खरीद लिया आपने। असल में पैसिव इनकम का मतलब है कि वो जो आपने 9 to 5 देना है उसका कुछ ना कुछ आपने अल्टरनेट अपने पास क्रिएट कर लेना है। और दूसरी चीज अनसर्टेनिटी भी रहती है, एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है जो कि आपके पे चेक में होती है। एग्जैक्टली। तो आपकी क्वार्टरली एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है कि यार कम से कम ये तो हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इतनी सर्टेनिटी चाहिए होती है आदमी को। भाई फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं आप डिविडेंड्स की बात करते हैं, कंपनी बंद हो गई तो भाई तुम्हारे जिस ऑफिस में तुम जाते हो उससे बड़ी कंपनी है वो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूं डीसीआर की, कितने साल से लोग डॉल्मेन मॉल जा रहे हैं कराची के, मुद्दा बताओ मुझे आप। और एकदम से थोड़ी बंद होता है कुछ, यार ऐसा थोड़ी होता है कोई। या आप इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का मसला है। या आप एग्रो फर्टिलाइजर की बात करें, पूरे मुल्क को खाद दे रहा है वो, आप खाना अपना रोजाना उसकी खाद से, एफएफसी की खाद से खाते हो, कैसे बंद हो जाएगा? आपका ऑफिस बंद हो सकता है माजरत के साथ, आपको फायर किया जा सकता है। वो $multi-million की कंपनीज कहाँ बंद हो जाएंगी भाई? अच्छा, 4 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तुम्हारी बुक है। हाँ। और बाइट साइज बुक है। बाइट साइज, हाँ। अगर मैं बोलूँ कि अगले 5 से 6 मिनट में उसको और बाइट साइज करें, हाँ, तो कैसे करोगे? वो कौन से 4 स्टेप्स हैं? भाई ये मेरी बुक है जो कि आप फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं और आप 5 मिनट में इसको पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि क्योंकि हमें घर से फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती ना, अनफॉर्चुनेटली स्कूल में सिखाई जाती है, तो हमें पैसों का एक ही मतलब पता है जो आपने अभी बोला कि पोर्शे खरीद ली, क्योंकि मुझे तो पता था पैसों से सिर्फ यही होता है। क्योंकि जब आपको ये पता है कि पैसों से सिर्फ मैं चीजें खरीद सकता हूँ तो आप मसले में। आपको पता होना चाहिए कि पैसे से मैं टाइम भी खरीद सकता हूँ, सिक्योरिटी भी खरीद सकता हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या करती है, आपको 5 मिनट के अंदर ये बता देगी कि अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पैसों का और क्या कर सकते हो तो तुम्हें क्या करना है। फॉर एग्जांपल पहले तुमने बजट बनाना है। अगर तुम्हें अपने नंबर ही नहीं पता, अगर मैं आपसे बोलूं फात भाई आप ये बताएं कि 6 महीने में आपका बिजली का कितना बिल ज्यादा होगा और आपको नहीं पता, तो आप खतरे में। बिल्कुल। अगर आपको नहीं पता कि आप महीने का खाने पे कितना खर्च कर देते हैं तो आप खतरे में। आप अपने नंबर्स पता करें, बजट बनाएं। बजट के बाद आप एक इमरजेंसी फंड बनाएं 6 महीने का, मतलब 6 महीने के खाने पीने के पैसे आपके पास सेविंग्स में होने चाहिए। उसके बाद आप क्या करें, आप अपना जितना उधार लोगों से लिया हुआ है जो आपको लगता है कभी भी मेरे घर आ जाएंगे मांगने, वो आप पूरा करें। और चौथा स्टेप उसके अंदर ये है कि आप इन्वेस्ट करें। खत्म हो गई बात। ये प्लेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हर पाकिस्तानी को सिंपल आनी चाहिए, जिससे आपका जो मेंटल पीस है, आपकी जो फाइनेंस है, वो 10 times बेटर हो सकती है। और ये स्टेबिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टेबिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एवरीवन इवेंचुअली ऑल यू नीड इज बेसिकली स्टेबिलिटी। उसके बाद यू कैन वर्क फॉर फ्रीडम, मतलब जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना वो उसका अगला पार्ट है। और ये चीज ना हर लेवल पे मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि इंसान पूरी जिंदगी में रियलिस्टिक होता है, फिटनेस में आके आइडियलिस्टिक हो जाता है। फिटनेस में हमें फौरन अभी ये भी चीज़ें चाहिए, हमें वजन भी अभी कम करना है, वजन बढ़ाना भी अभी, 6 पैक भी अभी चाहिए। इसमें भी बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कैलोरी इंटेक, कितने लोगों नहीं पता कितने लोग कैलोरी एक्सपेंडिचर पे और वो अपने फिटबिट्स पे तवज्जो दे रहे हैं, जो कि वैसे भी इनएक्यूरेट है बहुत ज़्यादा। तो उनको ये पता है 1000 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उनसे पूछो कितनी कैलोरीज का इंटेक है, उनको नहीं पता। वीकली एवरेज पूछ लो, दिन का एवरेज नहीं पता, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने मैक्रोज हैं। अब मसला सारा ये है कि मैं जितने लोगों से बात करता हूँ ना, हर कोई चाहता है कि चीजें मेरे मुताबिक हों, ऐसा हो कि ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसा नहीं होता ना फाइनेंस में होता, ना साइंस में होता, ना किसी चीज में होता। हर किसी के मैकेनिक्स हैं। आपको कुछ इनपुट डालना पड़ेगा, एक प्रोसेसिंग मशीन होगी, वो प्रोसेसिंग मशीन आपको एक प्रोडक्ट देगी और ये प्रोडक्ट डिटरमिन करेगा इन दोनों चीजों पे, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इनपुट, वो प्रोसेसिंग मशीन कैसी है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अक्सर बेचते थे, जैसे मैं आईसीआई पाकिस्तान में था तो हम लोग केमिकल बेचते थे, तो हम सबसे पहले जो पिच करते थे ना, ऐसे करते थे कि भाई इस किस्म का रॉ मटेरियल है, यहाँ से इम्पोर्ट किया, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड, तो लोगों को, कस्टमर को पहले ही पता है, वो प्लास्टिक इंडस्ट्री उसको पता है कि हाँ यार ये वहाँ की कंपनी, यहाँ की कंपनी है। उसके बाद लैम्बोर्गिनीज ऑफ दिस इंडस्ट्री, हमारे पास ये मशीनरी है जो हमने जर्मनी से इम्पोर्ट की है, अरे वो बंदे को पहले पता, हाँ यार ठीक है। अब
तीसरी चीज के बारे में शादर नादर को पूछता है कि यार ये कैसा होगा। हाँ, ऑटोमेटिकली जब आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स या इनपुट और आपकी प्रोसेसिंग मशीन बेहतर है, अब ये है कि टाइम कितना लगेगा। एग्जैक्टली। अब ये जो टाइम कितना, ये तो फिर भी समझ में आ जाता है लोगों को। हाँ, ये समझ में नहीं आता टाइम कितना लगेगा। ओ भाई इसका एक टाइम है, वो मशीन एक पर मिनट या पर आवर दे सकती है ना। इस तरह बायोलॉजी भी इसी तरह काम करती है कि 6 महीने साल में चीजें होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्वालिटी में जो फर्क आता है, तो आप क्या देखते हो, न्यूट्रिएंट्स में क्या मसला था, अगर ये सही है तो मशीन में क्या मसला था। हाँ। अब मसला आप बैकवर्ड इंजीनियरिंग करते हो ना, ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज चाहिए, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है ना हमारी, उसका एक बहुत गहरा ताल, अगर कोई बंदा 6-7 साल लगा के, इतना टाइम आपको लगता है एक नेचुरल ऐसी फिजिक बनाने में जो रिस्पेक्टेबल तो शायद गलत वर्ड है कि जो आप बोले कि हाँ यार मैंने अपने आप को चेंज करा है, यू नीड 6-7 ईयर्स ना। और ये इन्वेस्टिंग बहुत सिमिलर है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में भी वो जो कंपाउंडिंग की साइकिल चलती है, जिसके अंदर आपके जो गेन्स होते हैं वो फिर फर्दर गेन्स आपके बनाते हैं, उसमें ना आपको आराम से 10 साल तो चाहिए ही चाहिए। 8 साल तो मैं बोलता हूँ उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही वो टाइम आपको उसको देना है। ये जो हमारे यहाँ छक्का लग जाए, छक्के वाला जो मसला है ना, कल उठूं फाद भाई ये ऐसी बॉडी चाहिए मुझे, फाद भाई बोले कितने टाइम में, फाद भाई 20 दिन में, 20 दिन बाद शादी है, ये वाली बॉडी चाहिए। तो ये वाला जो मसला है ना, या मार भाई मैंने इतने पैसे बनाने, ठीक है भाई टारगेट क्या है तुम्हारा, कितना बचाते हो, कितना इन्वेस्ट करते हो, नहीं बस फौरन बनाने, फौरन आ जाए मेरे पास, ऐसा नहीं होता। ये वाली आपके एटीट्यूड में, हमारा एटीट्यूड में जो कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं जो, और एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है। बिल्कुल। तो यही होता है कि जब आप बॉडी बनाने जाते हैं तो आपकी बॉडी बिगड़ जाती है और लाइफ भी बिगड़ जाती है। लेकिन जब आप लाइफ पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 40 साल में अगर मैं बोलूँ कि अक्सर मैं तस्वीरें लगाता हूँ या कोई केस स्टडी लगाता हूँ कि भाई 15 साल पहले मैं ऐसा था, 10 साल पहले मैं ऐसा था, तो ये नहीं है कि मैं 6 महीने पहले ऐसा था। बिल्कुल। तो अगर 10 साल की कंसिस्टेंसी रही है तो उसमें खाने पीने की भी है, उसमें वर्कआउट की भी है, उसमें स्लीप साइकिल्स की भी है, उसमें फैमिली भी है, उसमें काम भी है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो जब इतनी सारी चीज़ों को आप लेके चल रहे होते हैं, या फिर आप कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट हो, आप ओलंपियन हो, कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, इसके अलावा काम नहीं, कोई काम नहीं। बिल्कुल। आपको कैलोरीज नाप के एक छिटांक आप नाप के खा रहे हो तो समझ में आता है। और आपके इर्द गिर्द आमिर खान जैसे या जॉन अब्राहम जैसे या फिर ऐसे सेलिब्रिटी जैसे लोग हों जो आपका ब्लड वर्क नापते रहे हर वक्त, तो उससे आप पैसा भी तो बना रहे हो ना, आपका मेन रोजी रोटी भी वही है, तो फिर एक अलग गेम है वो। अभी फैसल कुरैशी ने एक शो में कहा है, हसल में हमारी एक अच्छी दोस्त है महाम, हाँ मैं देखता हूँ महाम का, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल से केक नहीं खाया। अब लोग ना पागल हो गए यार कितना डेडिकेटेड है। मैंने कहा उसका गोल है। अगर मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए लाखों रुपए करोड़ों में मिल रहे हैं और मैं शो बिजनेस में हूँ, वो 1 साल नहीं मैं 10 साल नहीं खाऊंगा, सही मसला थोड़ी है। आप रिवर्स इंजीनियर तो करो कि क्या आपका गोल भी वैसे ही है। खुदा का वास्ता, तुमने वही कहा ना कि हमारे एक शो में आया था खुर्रम इलाही, तो वो कहता है कि एक बंदे की सऊबतें नहीं झेल सकता मैं, उसकी मुसीबतें नहीं देख रहा, उसका एंड गोल देख रहा हूँ कि भाई हाँ मुसीबत तो देखो किस मुसीबत से गुजरा है। यार ये नहीं चाहिए मुझे, बस ये चाहिए, मुझे बस वो दे दो। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट की तरफ मैं बार-बार आता हूँ कि भाई वो वही सारा सीन बताता है आपको। तुम्हारा फिटनेस जर्नी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि तुमने अपने आप को जो फिट रखा है माशाल्लाह, तुम्हारा भी फिटनेस में शौक है, क्या रूटीन है, खाने पीने का क्या रूटीन है, अच्छा वर्कआउट किस तरह करते हो? ये वाहिद आप ऐसे बंदे होगे जो जिससे मैं शायद ये बात कर सकता हूँ ना खुल के। मेरा बचपन में ना बड़ा स्क्रॉनी था मैं। तुम्हारी एज क्या है अभी? 36। हाँ 36 में माशाल्लाह यू आर वेल बिल्ड यार। हाँ तो मतलब इसमें पापा हो जाते हैं तो निकल आती है। हाँ निकल आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ फैमिली का होता है और आपकी अपनी जो मेंटेलिटी होती है ना, आपकी जो अपनी सोच होती है उसका होता है। खैर मैं बड़ा स्क्रॉनी था, मैं मतलब एक्टोमॉर्फ था मैं। अच्छा। तो हार्ड गेनर। हाँ हार्ड गेनर, इंतहा का हार्ड गेनर। तो जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की ना तो सिर्फ इसलिए की कि लोग टॉन्ट करते थे, मतलब ज्यादा लोग इसीलिए करते हैं कि यार जैसे हवा चलती थी ना तो मेरे तो बोलते थे तुम जेब में चमक डालो उड़ जाओगे। मुझे याद है मतलब तो शुरू इसलिए की थी। लेकिन फिर वही बात कि जब आप वो जर्नी पे चलते हो ना तो आप समझ में आता है यार ये मसल मास तो एक छोटी चीज है, असल चीज तो जो आपकी सोच डेवलप होती है ना, यार मैं अगर अपना जिस्म बदल सकता हूँ ना तो मैं सब कुछ बदल सकता हूँ अपना। मतलब आप सोचें यहीं से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली। अगर मैं अपने में अपना जिस्म बदल सकता हूँ, अपनी में जिस तरह मैं दिखता हूँ बदल सकता हूँ, तो मैं अपने हालात भी बदल सकता हूँ। वो एक अलग बात है। अब मेरी रूटीन ऐसी है कि फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह उठता हूँ, 5-6 अंडों का मैं आराम से अपना एक वो बनाता हूँ, कभी ऑमलेट बना लिया, कभी फ्राई कर लिए, वो खाए। और वो फिर इतने सशिएट कर देते हैं मुझे कि मुझे जो है ना वो शाम तक खाने की जरूरत नहीं होती। तो जिम से पहले मैं थोड़े से कार्ब्स ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बनाना ले लिए, ब्रेड ले लिया अपनी थोड़ी सी, और फिर जिम से आके
मैं आराम से आजकल ना, बल्कि आप ट्राई करिएगा, इम्तियाज वालों ने एक नई चीज निकाली है, जो थाई वाला पीस है ना चिकन का, उसकी उन्होंने बोन रिमूव करी है और 2 थाइस को उन्होंने ऐसे बटरफ्लाई की तरह कर दिया है। अच्छा। तो पहले तो मैं लेता था चिकन ब्रेस्ट, लेकिन वो थोड़े से यू नो हाउ इट इज ना, इवन तो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, बट आई स्टिल वांट भी चीज होती है ना यार। बट और मुझे लगता है कि फैट जो है ना, दे आर एक्चुअली गुड फॉर यू, मतलब वी नो के दे आर गुड फॉर यू ना। तो मैं फैट से घबराता नहीं हूँ, कार्ब से मैं घबराता हूँ, फिर भी फैट से मैं नहीं घबराता। तो वो मैं 2 आराम से पूरे फ्राई करके और अच्छे से और फिर वो लेता हूँ। तो मेरी जो अपनी डाइट है वो ज्यादातर प्रोटीन बेस्ड होती है, कार्ब्स बहुत कम लेता हूँ क्योंकि मैं कार्ब जंकी हूँ। अगर मैं कार्ब्स पे लग जाऊँ तो मैं लग ही जाता हूँ फिर। सही है। तो इस तरह मेरा चलती है। अब बॉडी आउट ऑफ शेप हो जाती है। नहीं, फिर कुछ और भी हो जाता है, दिमाग भी ना, मुझे ऐसा लगता है कार्ब्स से ना दिमाग भी थोड़ा सा, मुझे बेहतर लगता है कि मैं कम कार्ब्स खाऊं और तभी खाऊं जब मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, जिम में चाहिए या कुछ में से, जैसे कुछ ऐसा काम है कि जो मुझे लगता है कि बहुत विग्रेस होगा तो उस टाइम में कार्ब्स लेता हूं। ये बहुत अच्छी तुमने बात की। ज्यादातर न्यूट्रिशन साइंस में ना ऐसे ही होता है कि सबसे पहले जब आप अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेट कर रहे होते हैं ना, first of all you have to consider how much protein you need. Yes. First of all, बिल्कुल। प्रोटीन आ गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका 35% प्रोटीन है, जो कि मैक्स 40% पे भी जा सकता है, लेकिन चलो 35% है, अब बाकी 65% पे इफ यू आर एक्टिव ऑन डेली बेसिस देन कार्ब ज्यादा करो उसमें, लेकिन अगर आप सेडेंटरी ज्यादा तो फैट ज्यादा कर लो उसमें। और कार्ब्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिपेंड करता है। क्वालिटी में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ ज्यादा, फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स कम खाओ। कार्ब्स का मसला नहीं है, कार्ब्स की टाइमिंग में और कार्ब्स की क्वालिटी में मसला है। exactly. और टाइमिंग अगर आपने वर्कआउट के अराउंड उसको किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कभी हैवी डेडलिफ्ट करनी होती है, स्क्वाट्स करनी होती है, तो ओट मील में तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले ओट मील खाता हूँ। साफ पता चलता है यार। नहीं भाई, विदाउट कार्ब्स अगर आपकी बॉडी कार्ब डिप्लीटेड है, आपसे नहीं होगा वर्कआउट। वो फिर आप उसमें इंटेंसिटी भी चाहते हो, फिर वॉल्यूम भी चाहते हो, फिर वो हमारे तो मसला भी है ना कि आर्नल्ड की तरह 1 मसल अ डे पे लगे हुए हैं, पूरा एक दिन चेस्ट एक दिन कर लिया, बोलते हैं उसको ब्रो स्प्लिट। हाँ, ब्रो स्प्लिट। तो ये बहुत बड़े मसले हैं। तो आई एम ग्लैड कि यू नो दिस, क्योंकि योर बॉडी एक्चुअली शोज दिस। क्योंकि आपकी जो क्वालिटी होती है ना, वो आपको पता चलता है कि हाँ यार कुछ ना कुछ आपने साइंस पकड़ी हुई है। साइंस नहीं पकड़ी, लोग जाते हैं मैं बस ऐसा बनना चाहता हूँ, तो भाई साइंस तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। आई एम अमेज्ड कि कितने लोग ऐसे हैं जो सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हु कंसल्ट मी, और जब बातचीत हो रही होती है तो कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी ने कहा हो कि नहीं यार ये साइंस तो आप सही बताएंगे, साइंस तो ऐसा काम ही नहीं करती है। एवरीबडी अग्रीज। बट जो मसला है वो कंप्लायंस का है। यस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ मैं, क्या जितना मुझे कोलेस्ट्रॉल पे सुनने को मिलती है ना अंडों को लेके, यार 2 से ज्यादा अंडे तुम खाओ रहे हो तो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल गर्मी हो जाएगी तुम्हारे जिस्म में, और कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा कहाँ चला जाएगा। ट्राइग्लिसराइड पे कोई बात नहीं कर रहा, सही है, वो साइड में छोड़ा हुआ है। और HDL LDL पे कोई नहीं जानता, कोई जो है ना, मतलब मैं 6-7 साल से यही खा रहा हूँ, 5 अंडे 6 अंडे, यू नो हाउ कोलेस्ट्रॉल वर्क्स ना। पर्सनल स्टोरीज और एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, हर चीज की अलग अलग होती है। व्हाट्स वर्किंग फॉर यू, डोंट डिस्टर्ब दैट। यस, ये बड़ा जरूरी है। यस, क्योंकि यहाँ पे यही सबसे बड़ा मसला है कि तुम क्या डाइट करो, जो तुम डाइट करो मैं करूँ। भाई नहीं, मेरे स्टिमुलस, मेरा लाइफ का रेफरेंस डिफरेंट है, मेरी स्टोरी डिफरेंट है, मेरी गट हेल्थ, मेरा गट माइक्रोबायोम डिफरेंट है। वो किस तरह कर रहा है और फिर कितने अरसे से मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक दफा मैंने दुम्बा कढ़ाई खाई थी लाहौर जाके, अड्डे पे, उनका बस अड्डा था, नहीं हजम हुई भाई। एक तो मैं पूरे दिन का भूखा, ऊपर से रायता और दुम्बा कढ़ाई मिल गई, और वो नान मिल गए, वो जो बड़े लाल रोटी के नान होते हैं ना, बड़े लाइट से। मैंने तकरीबन 3 दिन खाने की खुशबू नहीं सूंघ सका मैं। ऑब्वियसली मैंने कहा नहीं खाना मुझे, तो मेरे बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। बिल्कुल। और फिर आप देखते हो आपकी रूटीन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 घंटे ऑफिस में बैठना है, राइट, यू डोंट नीड सो मच कार्ब्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई ना सेडेंटरी हो गया तो फिर आपको कार्ब्स की इतनी जरूरत नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल की जर्नी, फिटनेस की जर्नी ना, आप अपनी रूटीन के साथ से हल्के, जैसे मुझे पता है कि अगर मैं सुबह उठ के, कभी ऐसा होता है मैं सुबह उठ के नहीं ब्रेकफास्ट करता, और मुझे पता है कि आज मैंने दावत में जाना और वहां पे प्रोटीन के लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, तो भाई मैं इंटरमीडिएट फास्ट कर लेता हूँ, क्या हो गया, क्या परेशानी, और फिर वहां जाके खा लिया। तो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करते हो आप। डाइट फॉलो करना, मुझे लगता है कि लोग जो इतना परेशान होते हैं ना, मुझे तो कभी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल के कोई ऐसा बना लिया कि भाई पकता ही है ये घर में, बनता ही है ये, और अगेन हम वहां पर आ जाएंगे कि वो तुम तब कर सकोगे जब घर में तुम्हारी चलती होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि तुम एटलीस्ट प्रोटीन कॉन्शियस हो, विच इज गुड। ये सबसे पहली बात है। दूसरी चीज, ये तुमने दुखती रग पे पाँव रखा है,
कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि यार हम घर में नहीं कर सकते, रोटी चावल के बगैर तो काम ही नहीं है। हमारी तो अम्मी वो है ना कि अगर बोले कि भाई एक रोटी बनानी है तो 3 रोटी की 1 रोटी बना देंगी। हाँ, ऐसा ही और है। अगर अम्मी ही किचन में काम करती हैं तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते। ऐसा ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे मसले ये हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और हमें ये इश्यूज आते हैं। बिल्कुल। तो जब चल ही नहीं रही है तो आप क्या करोगे? आप अपनी फैमिली को तो बाद में देखोगे, पहले ऊपर वाली फैमिली को मनाओगे कि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपना माहौल चेंज करना चाह रहा हूँ, खुदा का वास्ता करने दो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये तो मसाइल है यहाँ पे। अच्छा, कुछ कोटेशंस हैं नवल रविकांत और मॉर्गन हाउसल, क्योंकि यार ये लोग बड़े रेलेवेंट थे और इस एपिसोड के लिए मैंने कुछ छांट के रखे थे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बुक्स के पीछे मैं लिख लेता हूँ, सही है, या फिर मैंने सेल में लिखी हुई होती है, तो मैंने कहा तुमसे डिस्कस करूंगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस थिंग्स? द बेस्ट यूज ऑफ मनी एज अ टूल इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी इज एज अ टूल टू लेवरेज हु यू आर बट नेवर टू डिफाइन हु यू आर। कंप्लीटली एग्री। अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं और आपको पता है कि मेरे पास ये स्किल है या मेरे पास ये यूनिक एडवांटेज है, यू कैन सेल इट लाइक क्रेजी विदाउट लुकिंग फॉर एनीथिंग कि जिसके अंदर आपको इतना ज्यादा सेल करना पड़े कि लोगों को लगे कि आप सेल कर रहे हो अपने आप को। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही ये वाली चीज जो है ना, ये बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि सेल्स में कहते हैं सेल विदाउट सेलिंग। एग्जैक्टली। और वो जो है ना, विदाउट मनी यू कांट। आप ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो, सामने वाले को पता है कि अथॉरिटी है क्योंकि वो बंदे में वैल्यू है, तो एंड देन दे कम टू यू कि यार क्या सीन है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में लोग पर्सनल ही को तो भूल जाते हैं, सिर्फ फाइनेंस को याद रखते हैं। इसलिए मेरी जो बुक है ना, उस पे लिखा हुआ है कि पर्सनल फाइनेंस इज मोर अबाउट बिहेवियर्स देन नंबर्स। मेरी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मेरी लाइफ की स्टोरी डिफरेंट है, मेरा फैमिली स्ट्रक्चर डिफरेंट है, काम का तरीका डिफरेंट है, रेवेन्यूज डिफरेंट है। तो आप किसी के ये डाइट प्लान की तरह नहीं है कि तुम्हारा डाइट प्लान क्या है मुझे दे दो। एग्जैक्टली। जो मुझे चाहिए हो सकता है तुम्हें ना चाहिए हो, और जो तुम्हें चाहिए हो सकता है मुझे ना चाहिए हो। जैसे फॉर एग्जांपल काफी लोग, मैं जिम वेयर पे और बुक्स पे ना थोड़ा ज्यादा खर्चा करता हूँ, तो काफी लोगों के लिए वो अजीब सा होता है कि यार तू इतना हैंडसम आदमी है, तू फॉर्मल शूटिंग किया कर। अभी मैंने एक ऐसी शूटिंग के साथ ना कुछ फोटोशूट वगैरह, लोग बड़े तारीफें की, 1-2 कैंपेन्स, 1-2 ब्रांड्स भी आए मेरे पास कि यार यू शुड डू मोर ऑफ इट। मसला सारा ये है कि पर्सनली मैं थोड़ा इस चीज में कंफर्टेबल फील करता हूँ, ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं यहाँ खर्चे भी ज्यादा करता हूँ, बिल्कुल जिम वेयर पे खर्चे करता हूँ, अब मुझसे फॉर्मल पे नहीं होते। तो ये पर्सनल चॉइस, दिस इज अबाउट पर्सनल फाइनेंस ना। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर में 8 घंटे कुर्सी पे बैठता हूँ और मैं पिछले 10 साल से उस कुर्सी पे मुझे बैठना है। कभी कभी मैं वॉक ट्रेडमिल भी कर लेता हूँ काम करते, लेकिन तो मैंने कुर्सी पे अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है, बहुत अच्छा खासा खर्चा किया हुआ है। आपको आता है और वो पूछता है हमारे भाई ये कौन सी कुर्सी, मैं बताता हूँ, वो प्राइस चेक करता है, उसका दिमाग उड़ जाता है। वो बोलता है इतने में तो गाड़ी आ सकती है, लेकिन भाई मेरे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सकता है वो फजूल खर्ची लगे। दिस इज व्हाट पर्सनल फाइनेंस। और वो इन्वेस्टमेंट का वो भी होता है ना, exactly. मैंने इन्वेस्ट किया, इसमें खर्चा नहीं किया हुआ। बिल्कुल। वेल्थ विदाउट इंडिपेंडेंस इज अ यूनिक काइंड ऑफ पॉवर्टी। इस पे तो हम बहुत बात कर चुके हैं मुझे लगता है, तो आई थिंक इसके पैसा आपको गुलाम बना देता है। आप बस, आपके पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, टाइम नहीं। वो अक्सर लोग कहते हैं पैसा बहुत तेरे भाई के पास, पैसा बहुत है बस। हाँ, लेकिन बस निकलना है। मैं जो है ना अपनी बेटे का बर्थडे नहीं वो कर सकता, बस मुझे निकलना है। मैं अपनी बीवी के साथ इस टाइम पे जो है ना वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ये गुर्बत है, ये गुर्बत है जिनके लिए आप करना चाह रहे हैं। हाँ, और वो फिर वो टाइम आपका निकल जाता है। सही बात, वो टाइम निकल जाता है। The only value definition of success to be able to live your life your own way। वही बदमाशी वाली बात जो हमने, the ability to say no। I agree। लास्ट है the strategy of having। ये मैं चाहूंगा थोड़ा सा तुम इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करो। The strategy of having strong beliefs weakly held is often helpful। ये बात सोच लेना कि जो चीज आज मुझे पता है और मैंने उस पर बहुत रिसर्च की है, मैंने उस पर बहुत टाइम लगाया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, सदा ऐसी ही रहेगी, या ये एक सच हमेशा ही रहेगा, या ये कभी बदल नहीं सकता वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, नई नॉलेज के साथ, बेवकूफ़ी है। सही है, सही बात। और यही पर्सनल एजेंसी है कि आपने एक चीज के ऊपर बहुत टाइम लगाया और आप एक नतीजे पे पहुंच गए, आप उसको इतनी मजबूती से ना पकड़ के बैठे हैं कि वो आपको डुबो दे। कभी कभी आपको दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है। लोगों के बिजनेसेस, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा अपना एक बिजनेस जो है वो शायद अगर उसको लग रहा है कि नहीं चल रहा, वो बोलता है यार जब तक खत्म नहीं हो जाएगा ना, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है यार तू अगर 6 महीने पहले उसको छोड़ देता ना, तो थोड़ा बहुत कैपिटल बचा के और दोबारा एक नई शुरुआत कर सकता था। ये चीज आपके ओपिनियंस के साथ भी होती है कि नहीं बेगम ये बात ठीक है, बेगम ये बात बस अब यही होगी। हो सकता है वो बात ठीक ना हो, या हो सकता है आज से 2 साल बाद वो बात ठीक ना हो।
इसी कहते हैं कि आपके स्ट्रांगली बिलीव्स हैं क्योंकि आपने एक वक्त के बाद डेवलप किए हैं, बट आपने उसको फ्लेक्सिबली होल्ड किया हुआ है. Yeah, they can be wrong anytime. Yes, be like water. हाँ, be like water. Be like Bruce water. Lee. हाँ बिल्कुल. मतलब आप एक चीज आपको समझ में आ गई. फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी इस चीज से नहीं घबराता कि मैंने एक बात अपनी वीडियोस में बोली और कल को वो गलत हो जाए. मैं कभी नहीं घबराता. नवल विकांत ने भी कहा है कि ये भी स्टेटस गेम है, लोग चढ़े जाते हैं कि आपने तो ये कहा था गलत हो गया. कोई बात नहीं. जिस टाइम मैंने ये बात बोली, मुझे उस टाइम वो बात पे मैं पूरा यकीन रखता था, पूरा ईमान रखता था. मुझे बात का, मैं उस बात को अपने ऊपर अप्लाई करता था. 2 महीने बाद वो चीज अपडेट हो गई तो मैं अपने आप को अपडेट कर लेता हूँ. यही तो करना है आपने. ये क्या तेरे भाई ने तो वो बात बोल दी थी उस्ताद, अब उससे आप तो फिर गए. फिर आप गए. आज जो यहाँ हम बातें कर रहे हैं, हो सकता है हम 4 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा मिले तो हम बोले यार फात भाई वो जो बात आपने बोली थी ना, वो बात सही नहीं है, ये बात बेहतर. ये मुझे लगता है कि ये नई चीज. दिस इज व्हाट लाइफ इज. आप इसी तरह ग्रो करते हैं, अपने फाइनेंस में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी, इन एवरीथिंग. भाईजान ये 4 घंटे तो क्या 4 दिन भी चल सकता है. अगर हमने स्टॉप नहीं लगाया है तो तुम भी घर से गालियाँ सुनोगे, मैं भी. और मुझे तो जाना भी बहुत दूर है. तो इंशाल्लाह इसको करते हैं, दोबारा कभी बैठेंगे और इस एपिसोड के बाद कुछ फीडबैक लेते हैं लोगों से, कुछ सवालात लेते हैं. तुम भी कुछ, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जितना इनपुट दे सकते हैं अमार को, मुझे इसके कमेंट सेक्शन में हम दोनों को अलग अलग इनबॉक्स कर सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट अस टू थ्रो मोर लाइट अपॉन, कि और किस तरह इसको, क्योंकि अभी तो हमने पर्सनल स्टोरीज की बात की है कि तो हम डिग डीप कर सकते हैं उसको. और बस थोड़ा सा इसको कश होगा, इसको वहां से बैरियर टाउन से यहाँ आना पड़ेगा, बट हम कर लेंगे आप लोगों के लिए. अच्छे लोगों के साथ बैठ के बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ऐसी जहन खुलता है, आपको पता चलता है. दुनिया में 2 तरह के लोग हैं. एक के पास उठने के बाद आपको लगता है दुनिया खत्म हो चुकी है. एक के बाद लगता है अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है. अभी भी मैं आपसे बैठ के 4 घंटे और बातें कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है बात करने में. ऐसे ही है. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. बहुत मजा आया फहद भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत शुक्रिया आपका. सेम हियर मैन, सेम हियर. बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा और जितना कुछ सीखा है जरूर हमें बताइएगा ताकि हम उसको और फर्दर रिफाइन करके आपके सामने दोबारा आ सकें. थैंक यू सो मच. मुझे और अमार को इजाजत दें. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफिज.